बड़े अच्छे से समझ लिया होगा। चलो आज अपन उसी वर्ब वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। देखो वर्ब में ना बहुत कुछ है, बहुत कुछ का मतलब वर्ब को ना बहुत तरह से क्लासिफाई करा जाता है। रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, डायनामिक वर्ब्स, है ना, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, दुनिया जहान की टाइप्स हैं वर्ब के अंदर। तो सारी अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। कुछ अपन चैप्टर जब पढ़ेंगे, वर्ब चैप्टर भी अभी तो बेसिक चल रहा ना, हर चैप्टर को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, मतलब जितनी उसकी बेसिक की रिक्वायरमेंट है। जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए अपने को वर्ब का फीचर देखना, वॉइस वाला, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसको समझना है। आज अपना मोस्टली लेक्चर इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। बहुत ही काम का फीचर है। जब आपको मैं वॉइस पढ़ाऊंगा, जब टेंस पढ़ाऊंगा तो बहुत काम आएगा। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको पता ही है, एसएससी में तो ये मान लो आप मेंस के अंदर 20 नंबर की आती है। 20 नंबर तो बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है मुझे लगता है ना। चलो आ जाओ, इसको समझ लेते हैं आज। सबसे पहले मैं आपको कहाँ से समझाना शुरू करूँ? यहाँ से समझना शुरू करते हैं, ठीक। इन दो सेंटेंसेस से कुछ सीखने की शुरुआत करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले क्या करते हैं हम? ब्रेक करते हैं, वही काम कर देते हैं इसके साथ भी। चलो जी, ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म में क्या हो जाता है? वो वर्ब हो जाता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, वर्ब हो गया। ये काम किया किसने? अजय ने। तो अजय क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप प्रॉपर है, इतना आप जानते हो, ठीक। नेक्स्ट, अजय ब्रोक व्हाट? अजय ब्रोक द चेयर। ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। टाइप क्या है? कॉमन है। इतनी कहानी क्लियर है? ये तो बहुत बार कर चुके हम, है ना। चलो जी, अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। अजय ब्रोक द चेयर वाला तो हो गया। अब मैं अगर अगले सेंटेंस की बात करूं तो ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ये क्या हो गया? आपकी वर्ब हो गई, ठीक है। ये वॉज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। इतनी बात आ गई समझ में। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। यदि इसके बाद मेन वर्ब आए तो ये कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। इतनी कहानी क्लियर है? चलो, बाय क्या होता है? बाय, बाय, फॉर, फ्रॉम, विद, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। इतनी कहानी क्लियर है? अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बात देखी थी, और वो क्या थी कि बिना मेन वर्ब के सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। और कोई ऐसी मेन वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। अब अक्षर क्या बचा? एक बचा। तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट कौन है? ये चेयर है। चेयर का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, नाउन ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम करते हैं। तो लो जी, मैंने इसको लिख दिया सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, टाइप कॉमन। अब यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है, बड़े ध्यान से देखो। अभी तक हम क्या जान रहे थे? सब्जेक्ट हम कैसे पहचान रहे थे? जो एक्शन का डूअर है वो सब्जेक्ट होता है। लिंकिंग वर्ब के केस में कौन सब्जेक्ट हो जाता है? लिंकिंग वर्ब के केस में सब्जेक्ट हो जाता है जिसके बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए आपने वो लिंकिंग वर्ब और कॉम्प्लीमेंट लिखा है, वही सब्जेक्ट हो जाता है ना। अब यहाँ देखना, यहाँ तो ये तोड़ने का, अजय ने चेयर तोड़ी थी, ये तोड़ने का डूअर कौन है? अजय। यहाँ पे भी काम तोड़ने का ही हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कौन बना दिया मैंने? चेयर। क्या चेयर ने किसी को तोड़ा? बोलो, चेयर तोड़ने के काम की डूअर है क्या? नहीं है। फिर भी ये सब्जेक्ट बन रही, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। फिर से देख लो, ये वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं बन सकती। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ही बनेगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही अक्षर है जो सब्जेक्ट बन पाए। अब ये कोई इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है, कोई ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट है क्या? ये कोई ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट भी नहीं है कि मैं सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड मान लूं। और वैसे भी इंपेरेटिव सेंटेंस में तो किससे शुरुआत होती है? वर्ब की बेस फॉर्म से शुरुआत होती है। अब ये कोई वर्ब की बेस फॉर्म तो है नहीं। तो इन सब बातों से मैं जान गया कि सब्जेक्ट बनने का चांस केवल और केवल इस चेयर वर्ड का है। और ये चेयर वर्ड फिर आपने देखा कि इसका डूअर नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कहानी अधूरी है। देखो, जब मैंने पहली क्लास शुरू करी थी तब भी एक बात बोली थी, जो आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया जाता है, पहले दिन पढ़ाया जाता है, ये मतलब नहीं कि वो गलत होता है, बस वो पूरा नहीं होता। वो उसमें कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो अधूरी होती हैं। धीरे 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 एक 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 कड़ी जुड़ती जाएगी और फिर अपना पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी आती जाएगी। पहले दिन क्या सीखा? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं। ये सीखा था। 3 फॉर्म होनी क्यों जरूरी होती है भाई? 3 फॉर्म नहीं होंगी तो टेंस नहीं बनेगा। टेंस में जानते हो ना, अलग अलग टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब। उनमें क्या आती है? किसी में V1 आती है, किसी में V2 आती है, किसी में V3 आती है। ऐसे वर्ब की फॉर्म नहीं होंगी तो टेंस नहीं बनेगा, टेंस नहीं बनेगा तो टाइम का पता नहीं चलेगा। समझ में आया? तो इसलिए वर्ब की फॉर्म होनी जरूरी है।
वो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब दूसरे दिन फिर मैंने क्या करा, बल्कि उसी दिन बता दिया था पहले लेक्चर में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब पढ़ाया, लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। लिंकिंग वर्ब में क्या आपको क्या बताया कि कोई एक्शन ही नहीं होता। पहले बताया जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म हो वो हो जाता है वर्ब, है ना। फिर उसके बाद क्या कह दिया, जिसमें एक्शन ना हो वो भी वर्ब हो सकता है। अब उसके बाद मैंने आपको हैपनिंग वर्ब पढ़ा दी। तो कुछ ना कुछ नया सीखते चलेंगे। पहले दिन सब्जेक्ट कैसे देखा, सब्जेक्ट देखा जो एक्शन का डूअर हो। लिंकिंग वर्ब में सब्जेक्ट कैसे देखा, जिसके बारे में बात करी जा रही हो। अब इसमें सब्जेक्ट में कुछ और दिक्कत है, इसमें एक्शन तो हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब तो है नहीं। इसमें एक्शन तो हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब तो है नहीं, और ये हैपनिंग वर्ब भी नहीं है। समझ रहे हो, हैपनिंग वर्ब में क्या होता है, कोई काम अपने आप हो जाता है। इसमें बताओ अपने आप हो रहा है काम, नहीं हो रहा ना। कुर्सी अपने आप थोड़ी टूट रही है, कोई तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है, अजय। ना ये लिंकिंग वर्ब है, ना ये हैपनिंग वर्ब है तो ये एक्शन वर्ब भी है, तो ये डूइंग को रिप्रेजेंट करने वाली वर्ब भी। लेकिन इसके अंदर फिर सब्जेक्ट जो है वो जो डूअर है, जैसे नॉर्मली हम देखते हैं वैसे क्यों नहीं देख पा रहे। वो इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि ये जो वॉइस है ना, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक, समझ लो। अब काफी बच्चे तो पहले से जानते होंगे, वो जो नहीं जानते वो आज जान लो। क्या, वर्ब को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो आप वॉइस के बेसिस पे। जैसे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हमने क्या बांटा, जिसका ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, जिसका ऑब्जेक्ट ना हो इंट्रांजिटिव, है ना। तो वॉइस के बेसिस पे आप 2 टाइप में बांट सकते हो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहला सवाल, पहचानोगे कैसे। सबसे पहला सवाल, पहचानोगे कैसे। अगर सेंटेंस लिख के दे दूं तो आपको, अगर मैं ये पहचानने कह दूं, मुझे देख के बताओ कि इसमें जो लिखी हुई वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल आसान। अगर ये स्ट्रक्चर नजर आ जाए, बी की फॉर्म लगी हो और साथ में वर्ब लिखी हो तीसरी फॉर्म में, यानी मेन वर्ब लिखी हो तीसरी फॉर्म में, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखी हो तीसरी फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो। एक बार फिर से ध्यान से सुनना। बी की फॉर्म आपको पढ़ाई थी, क्या होती है बी की फॉर्म, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, यही है बी की फॉर्म। बी की फॉर्म आ जाए और इसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए, बी की फॉर्म आ जाए और उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाए। एक चीज बहुत ध्यान से सुन लेना, ना तो अकेली बी की फॉर्म से काम चलेगा और ना अकेली वर्ब की तीसरी फॉर्म से काम चलेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आना चाहिए। अमन इज अ टीचर, अमन इज अ टीचर, अमन सब्जेक्ट हो गया, इज ये पैसिव है, बोलो पैसिव हुआ क्या, अमन इज अ टीचर नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो आगे वर्ब की तीसरी फॉर्म ही नहीं है। अमन सब्जेक्ट है, इज लिंकिंग वर्ब है और टीचर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ऐसे ही दूसरा सुनो, अजय हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, अजय हैज सॉल्व्ड द क्वेश्चन, ये पैसिव हुआ क्या, ये भी नहीं हुआ। भले ही इसमें सॉल्व जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म है, क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी हुई, तो शॉर्ट तीसरी फॉर्म है, ये पैसिव हुआ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या रही है, हैव की फॉर्म, जबकि पैसिव के लिए क्या चाहिए, बी की फॉर्म। तो ध्यान रखना, दोनों में से एक चीज को भी नहीं छोड़ सकते, दोनों चीजें जब एक साथ एक ही सेंटेंस में मौजूद होंगी तभी पैसिव वॉइस बनेगा। क्लियर हुई इतनी बात। पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, बी की फॉर्म प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। ये अक्षर इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये अक्षर दिख जाएं और इनके साथ आपको लगा हुआ मिल जाए वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वो क्या बना देगा, वो पैसिव बना देगा। इन 8 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर हो, इन 8 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर हो और साथ में क्या लग जाए, वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो वो क्या बना देगा आपके लिए, वो बना देगा हमारे लिए पैसिव। इतनी बात क्लियर है। चलो अब पैसिव पहचानना सीखा, इधर देखना जरा एक बार, यारी बी की फॉर्म प्लस V3, इसका मतलब ये एक्टिव है, मतलब नहीं आ रही। ठीक है, जवाब तो तुमने दे दिया होगा ना, जब मैंने बोला ये आ रही है बी की फॉर्म प्लस V3 तो तुम्हारा जवाब आना चाहिए था क्या, नहीं आ रही सर, नहीं आ रही, तो ये एक्टिव है। यहाँ बी की फॉर्म प्लस V3 है, बी की फॉर्म तो है लेकिन साथ में V3 है क्या, ये तो ING फॉर्म है, ये भी पैसिव नहीं है। हैज प्लस V3, V3 तो है लेकिन साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो ये भी एक्टिव है, पैसिव नहीं है। ठीक, अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, देखो बी की फॉर्म भी आई और V3 भी आई, तो ये पैसिव हो गया। ये क्या हो गया आपका, पैसिव हो गया। जान गए इतनी बात। चलो जी, अब ये पैसिव है, ये एक्टिव है। ठीक, इतनी बात आई समझ में। एक बार फिर से शुरू से कर लेते हैं, देखना जरा। इस सेंटेंस में पहले तो ये जाने हम कि चेयर सब्जेक्ट बनेगा। देखना कैसे, वॉज हेल्पिंग वर्ब, ब्रोकन मेन वर्ब, बाय प्रेपोजिशन अजय, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, अक्षर सिर्फ एक बचा, बिना सब्जेक्ट के मेन वर्ब हो नहीं सकती, या ऐसी कोई मेन वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो, ऐसा कह लो। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा।
ये सब्जेक्ट बनेगा। इतनी बात हो गई क्लियर। अब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे हमेशा अब तक हम क्या करते हैं, जो एक्शन का डूअर होता है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है उसका ये डूअर नहीं है, फिर भी सब्जेक्ट बन गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो बात है ना, एक्शन का डूअर सब्जेक्ट होता है, वो बात किसके लिए वैलिड है? वो बात है एक्टिव वॉइस के लिए वैलिड। पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन बन जाता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है रिसीवर, जिस पर कार्य किया जाए। काम हो रहा तोड़ने का, तोड़ने वाला अजय, और क्या तोड़ दिया गया? चेयर। समझ में आई इतनी बात? चलो जी आ जाओ फिर से। पहले तो ये पहचानना सीखो एक्टिव पैसिव वॉइस पहचानते कैसे हैं। बी की फॉर्म प्लस में V3, अगर ये स्ट्रक्चर नजर आ जाए, ये 8 वर्ड में से एक वर्ड लिखा हो, साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी हो, तो समझ जाना कि ये पैसिव हो गया। इतनी बात क्लियर है? चलो जी। अब एक चीज और ध्यान वाली जो हमने अभी ऑब्जर्व भी कर ली, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। ये तो अभी तक हम जानते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। याद रह जाएगी इतनी बात? चलो जी अगली बात अब क्या जाननी है? हल्का सा मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं जो आगे अपने को बहुत काम आएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? एक लाइन सुनो पहले तो। देखो, मैंने ना अपने कोर्स के हिसाब से, अपनी कोर्स के हिसाब से क्या, मतलब जैसे मैं चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ। अब होता क्या, टीचर को तो बात समझ में आ जाती है पहले, अब मुझे वो आपको बात समझानी है, और ऐसे समझानी है कि कोई डाउट की शंका ना रहे। मतलब बिल्कुल कोई दिमाग में ऐसे नहीं आना चाहिए सर ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम पॉइंट पे बात करनी है। सुनना, एक लाइन सुनना, ये अपने को वॉइस चैप्टर पढ़ेंगे जब भी बहुत काम आएगी। वो लाइन है, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त या पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है और ना टेंस चेंज होता है। याद रहेगा, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त, पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त, यानी वर्ब की वॉइस चेंज करते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। अगर आपको ये वाली बात समझ में आ जाए ना, ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाए, तो फिर आपके लिए एक्टिव पैसिव बिल्कुल चुटकियों का गेम हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? होता है क्या, जब एक्टिव पैसिव के सवाल आते हैं ना पेपर में, तो 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, और हो सकता है उन चारों में से एक भी सही ना हो। वो बहुत बार देखा होगा, जिसने प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर लगाए, बहुत बार क्या करता है, टफ सवाल बनाना होता है ना, तो 4 ऑप्शन दे देगा, चारों में से एक भी सही नहीं होगा। अब उन चारों में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ता है। एसएससी मेंस में अगर 20 सवाल आते हैं ना, तो 20 में से 4 सवाल ऐसे जरूर होते हैं। बच्चा उन पर दिमाग लड़ा लेता है कि यार ये कैसे सही हो सकता है। हमेशा सही जवाब उसमें मिलेगा नहीं। उन चारों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना होगा, और वो किस आधार पर चूज होगा? सिर्फ इस आधार पर, ना टेंस चेंज होना चाहिए और ना मीनिंग चेंज होना चाहिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई ना, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएंगे वो 4 सवाल। ठीक, इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज करूंगा मैं, आज भी आपको इसको यूज करके दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले तो ये समझो, एक्टिव पैसिव पहचानना सीख लिया, लेकिन ये तो जान लो कि एक्टिव पैसिव लगाने की जरूरत क्या है। एक्टिव पैसिव करने की जरूरत क्या है? इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का, सर आपने अभी बोला कि मीनिंग सेम है। अगर मीनिंग सेम ही है तो फिर लगाने की जरूरत क्या है? क्यों ना हम हमेशा यही सेंटेंस बोलते रहें। समझना, अजय ब्रोक द चेयर, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको पता है सारा फोकस किस पर होता है? सब्जेक्ट पर होता है। सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, हाँ के ना? अब मान लो मुझे सारा फोकस इस पर लाना हो, सारा का सारा फोकस इस पर लाना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस शब्द को सब्जेक्ट बना दो, इस शब्द को सब्जेक्ट बना दो। दोबारा सुनना, अजय ब्रोक द चेयर, अभी सब्जेक्ट कौन है? अजय। अब सारा फोकस किस पर है? अजय पर। अजय ने तोड़ी थी कुर्सी, अजय ने तोड़ी थी कुर्सी, सारा स्ट्रेस किस पर है? अजय पर। अगर मुझे इस शब्द पर स्ट्रेस डालना हो, मुझे कहना हो कुर्सी, अच्छा कुर्सी अजय ने तोड़ी थी, मुझे सारा फोकस लेकर आना हो इस वर्ड पर, तो इस वर्ड को कैसे भी करके मुझे सब्जेक्ट बनाना है। ठीक, अब मैं अगर इसको सब्जेक्ट बनाऊंगा तो दिक्कत क्या होगी ना, ये ब्रोक का मतलब था तोड़ना, ब्रोक लिखी हुई एक्टिव में, इसका मतलब था तोड़ना। अब आपको पता है चेयर के बाद तो ब्रोक लिख नहीं पाओगे, चेयर के बाद सीधा ब्रोक लिख दिया तो इसका मतलब हो जाएगा चेयर ने कुछ तोड़ा, जबकि ऐसा तो है नहीं, तोड़ा तो किसी और नहीं और चेयर तोड़ी गई है। तो इस वर्ब को हमें पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है। इस वर्ब को हमें स्ट्रक्चर ऐसा बनाना पड़ता है जिसका मतलब तोड़ना नहीं, जिसका मतलब तोड़ा जाना होता हो, और इस स्ट्रक्चर का मतलब होता है तोड़ा जाना। समझ में आया? अब बच्चों से पूछते हैं ना, बताओ एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं? बच्चे पता क्या जवाब देते हैं? सर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, है ना? मेरे भाई ऐसा नहीं है। एक चीज देखना जरा,
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अगर तुमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसका मतलब पता क्या हो जाएगा, अजय ने कुर्सी तोड़ी, कुर्सी ने अजय को तोड़ दिया। ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। अब एक चीज समझो, अगर तुमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया तो तोड़े जाने का काम किस पर होने लग जाएगा, अजय पर होने लग जाएगा। अजय ने कुर्सी तोड़ी, कुर्सी ने बदला लिया, कुर्सी ने अजय को तोड़ दिया। ये मीनिंग हो सकता है क्या, बताओ। इस हिसाब से तो अंजलि ने केक खाया, केक ने अंजलि को खा लिया। ऐसे बनते हैं क्या पैसिव। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। इस बात को फीड कर लो दिमाग में। दोबारा सुनो, इधर देखो हो क्या रहा है। इसमें डूअर दिखाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी वर्ब एक्टिव है तो सीधा सब्जेक्ट बना दो, वो डूअर अंडरस्टूड हो जाएगा। अभी देखा ना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है। अब एक्टिव में तो डूअर दिखाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं आई, एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। अब मुझे लिखना है पैसिव, पैसिव में सब्जेक्ट तो मैं उसको बना बैठा जिस पर काम हो रहा है। अब मुझे लिखना डूअर। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक ना प्रीपोजिशन होती है बाय, एक प्रीपोजिशन होती है बाय, जो अंग्रेजी में क्या काम आती है, डूअर को रिप्रेजेंट करने का काम आती है। जिसने काम को किया होता है उसको रिप्रेजेंट करने के काम आती है। मैंने क्या लगा दिया, बाय। तो अब ये बाय प्रीपोजिशन की मदद से मैंने शो कर दिया कि ये काम अजय ने किया। दोबारा सुनना जो कहना चाह रहा हूं, ये एक्टिव था, इसको मैंने पैसिव बनाया। पहली बात तो क्यों बनाया, क्यों इसलिए बनाया, अभी सारा फोकस था अजय पे, मुझे सेंट्रल आइडिया मेन आइडिया सारा फोकस लेकर आना है चेयर पर, तो इसको ऐसे लिखना जरूरी है। लेकिन अगर चेयर के बाद मैंने वही की वही वर्ब लिख दी, इसका मतलब इस वर्ब का मतलब होता तोड़ना, ब्रेक माने तोड़ना। तो अगर चेयर के बाद मैंने ब्रोक उठा के लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चेयर ने कुछ तोड़ा, जबकि ऐसा तो है नहीं। चेयर किसी को थोड़ी तोड़ पाएगी, चेयर तोड़ी जाएगी। तो वर्ब के अंदर हम स्ट्रक्चर में ऐसी बदलाव कर देते हैं जिससे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है तोड़ा जाना। तो इसको पैसिव में लिख दो। जैसे ही आप ये बी की फॉर्म के बाद V3 स्ट्रक्चर में लिख देते हो तो इसका मतलब हो जाता है तोड़ा जाना। इसका मतलब है तोड़ा था, इसका मतलब था तोड़ा तोड़ी गई थी। समझ में आया। अब ऐसा तो है नहीं कि चेयर जो रिसीवर है उसको बाद में डूअर बना दूं और अजय जो पहले डूअर है उसको रिसीवर बना दूं। मीनिंग भी तो सेम रखना है ना भाई। हम एक्टिव टू पैसिव जा किस ले रहे हैं, मीनिंग बदलने के लिए थोड़ी, सिर्फ और सिर्फ इसको हाईलाइट करने के लिए, बस। इसके अलावा कोई पर्पज नहीं, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, खाली हाईलाइट जो मेन मुद्दा है वो चेंज हो जाएगा। पहले अजय था सेंट्रल आइडिया, अब वो चेयर हो जाएगा, बस। तो यहां तो आप कैसे दिखा रहे थे डूअर को, ये सब्जेक्ट बना दो, डूअर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर में मुझे रखना है अजय को ही डूअर, तो वो कैसे होगा, एक प्रीपोजिशन होती है बाय। मैंने आपको क्या बताया, हर एक प्रीपोजिशन का अपना अलग अलग काम होता है, याद आ रहा। फ्रॉम क्या है, सोर्स को दिखाने वाली प्रीपोजिशन है। टू क्या है, डेस्टिनेशन को दिखाने वाली प्रीपोजिशन है। फोर क्या है, पर्पस को दिखाने वाली प्रीपोजिशन है। ऐसे ही ऑफ बताई थी, ऑफ ऑफ किस काम के लिए आती है, पोजीशन बनाने के लिए आती है, सिलेक्शन करने के लिए आती है। ऐसे ही ये जो बाय है ना, बाय, ये क्या काम के लिए आती है, ये डूअर को दिखाने के लिए काम में आती है, ठीक, जिसने काम को किया। द क्वेश्चन वॉज सोल्व्ड बाय अजय, दीज बुक्स वर सेंट बाय राजेश। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं। न्यू पॉलिसीज वर लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो रियल डूअर होता है ना, जिसने काम को किया होता है, उसको दिखाने की प्रिपोजिशन कौन सी है, बाय। और भी काम होते हैं बाय के, आगे चल के पढ़ेंगे। एक ये इसका सबसे मेन काम क्या है, रियल डूअर को दिखाना। इतनी बात होगी क्लियर। देखो यार, मैं सीधा भी कह सकता हूं, जैसे आपको किताब में लिखा मिले कि एक्टिव V2 का एक्टिव होता है वॉज प्लस में V3, V2 का एक्टिव होता है वॉज वर प्लस में V3, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वॉज, प्लूरल होता है वर। लेकिन मैं खुद अगर ऐसे चीज़ों को नहीं देखता तो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता। इवन जब मैं खुद तैयारी करता था 12-13 के टाइम पे, तब भी मैं ऐसी चीज़ों को देखता नहीं था। मैं लॉजिकली सोचता था कि यार ये इसका पैसिव बन रहा था, कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना कि यही इसका पैसिव बन रहा है। इसमें बी की फॉर्म प्लस V3 तो वॉज भी तो इज भी तो हो सकती थी। इज ब्रोकन क्यों नहीं लगाया, हैज़ बीन ब्रोकन क्यों नहीं लगाया, विल बी ब्रोकन क्यों नहीं लगाया, ये वॉज ब्रोकन ही क्यों आ रहा, कोई तो कारण होता होगा। कारण बिल्कुल सिंपल है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर उसको पकड़ लो तो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा। ये कौन से टेंस में है, ये पास्ट में है, पास्ट का इंडेफिनिट है, बाद में भी पास्ट ही रहेगा। ना इज आ सकता, ना एम आ सकता, ना आर आ सकता, ना बी आ सकता, ना बीइंग आ सकता, ना बीन आ सकता, केवल वॉज वर में से एक चीज आ सकती है। और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ। लॉजिक्स थोड़ा सा मैं आपको ना एक देखने का नजरिया देना चाहता हूँ, जिस नजरिए से मैं अंग्रेजी को देखता हूँ वैसे आपको दिखाना चाहता हूँ।
थोड़ी सी मेहनत लगेगी। काफ़ी बच्चों को, जैसे मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चों को लगता होगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा है यार, ये हमारे पेपर में आएगा भी कि नहीं आएगा। मैं आपको एक एंगल दे रहा हूँ अंग्रेज़ी को देखने का। अगर ये एंगल पकड़ लिया ना, फिर सारी अंग्रेज़ी जो भी किसी पेपर में आती है, एसएससी में आती है, बैंक में आती है, सीडीएस में आती है, एनडीए में आती है, किसी पेपर में आती हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके लिए, आपको सारी अंग्रेज़ी एक दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन अभी बिट 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 हमें जोड़ना है, साथ में काम करना है, साथ में मेहनत करनी। आ जाओ वापसी। देखो सारा फिर से समाप्त कर दूं 2 मिनट में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वर्ब को आज अपना एक्टिव पैसिव वाला फीचर पढ़ना है। ठीक, सबसे पहले तो पैसिव पहचानोगे कैसे? कोई सेंटेंस लिखा हो, कैसे पहचानोगे एक्टिव में कि पैसिव में? बी की फॉर्म प्लस V3 आए, यानी 8 अक्षर प्लस V3 आए तो पैसिव। एक्टिव में अभी तक हम क्या देख के आए? सब्जेक्ट कौन होता है भाई? जो काम को करता है। ये डेफिनेशन किस पे वैलिड है? एक्टिव वॉइस पे। ठीक, लेकिन अगर ये बी की फॉर्म प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर आ गया ना, तो समझ जाना ये वाली डेफिनेशन नहीं चलेगी इस बार अपनी सब्जेक्ट की। इस बार क्या करना पड़ेगा? जिस पर काम हुआ वो बन जाएगा इस बार सब्जेक्ट। इतनी बात होगी क्लियर? चलो जी आ जाओ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एक्टिव टू पैसिव आखिर जाते क्यों हैं, क्यों जाते हैं? अभी जो सब्जेक्ट है वो हाईलाइटेड है। अगर एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट था उसी को हाईलाइट करना हो तो फिर क्या बनाना पड़ेगा? इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तो वर्ब आप वैसी की वैसी नहीं रख सकते, क्योंकि इसका मतलब है तोड़ना, और ये जो सब सब्जेक्ट बन गया वो किसी को तोड़ नहीं रहा है, तो तोड़ा जा रहा है। तो इसमें आपको ऐसा मीनिंग कन्वे करने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर क्या होता है? बी की फॉर्म प्लस है V3। क्लियर होगी इतनी बात? अब जो डूअर पहले था, डूअर तो अब भी वही रहेगा, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव ऐसे बैक भी जाओगे तो भी ना मीनिंग चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा। तो मैंने एक प्रीपोजिशन लगाई बाय, जो डूअर को दिखाती है, और जो यहाँ सब्जेक्ट था उसे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्लियर है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और सब्जेक्ट को वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो वर्ब का रिसीवर हो जाएगा, वर्ब का रिसीवर तो सब्जेक्ट बन चुका है। समझ में आई इतनी बात? अब ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, क्योंकि बाय एक ऐसी प्रीपोजिशन है जो डूअर को दिखाती है। क्लियर है जी? एक चीज और बोली थी मैंने यहाँ पे कि ये वाली जो वर्ब है ना, देखो जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, अभी तक ये बात चल रही थी। ये वाली वर्ब, ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकती। लिंकिंग वर्ब क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उसमें तो एक्शन ही नहीं होता। ये हैपनिंग वर्ब भी नहीं हो सकती। हैपनिंग वर्ब में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रिसीवर सब्जेक्ट किस केस में हो सकता है? रिसीवर सब्जेक्ट हैपनिंग वर्ब के केस में भी हो सकता है ना? लेकिन ये कोई हैपनिंग वर्ब का केस नहीं है। हैपनिंग वर्ब में एक्शन अपने आप हो जाता है, इसमें एक्शन को कर रहा है, और कौन कर रहा है? अजय कर रहा है। इतनी बात क्लियर होगी? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मैंने आपको क्या बात बताई, थोड़ा सा ना मैं आपको इस जो अभी बातें बोली ना उनको इन सेंटेंसेस पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। देखो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, बढ़िया से बढ़िया लेवल के सेंटेंसेस डील करूंगा। अभी एक छोटा सा काम करते हैं अपन, इस सेंटेंस को ना, ये अभी किसमें, एक्टिव में कि पैसिव में? बताओ। एक्टिव में, क्योंकि बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं है, इसको पैसिव में ले जाके देखते हैं। ठीक है, ये V3 याद रह जाएगा क्या? ये बी की फॉर्म प्लस V3 आता है ना तब पैसिव होता है, ये समझाने के लिए लिखा था। आ जाओ, अब मुझे क्या बना देना, अब मुझे इस एक्टिव का पैसिव बना देना है। ध्यान से सुनना मेरी बातें। एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों है, पहले तो ये समझो। जितने स्टेप है ना एक्टिव टू पैसिव जाने के, सबके सब लॉजिकल हैं। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। मुझे बस इतना बता दो एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों है। सर अगर एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करना हो तो एक्टिव टू पैसिव जाते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट अगर इसको हाईलाइट करना है तो फिर क्या इलाज है मेरे पास? इसको सब्जेक्ट बना दो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया, मेन आइडिया कौन होता है? सब्जेक्ट ही तो होता है। इसको सब्जेक्ट बना देता हूं, लो यहाँ पे लिख देता हूं क्रिकेट। क्लियर? अब जो पहले डूअर था अब भी वही डूअर रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि डूअर चेंज हो जाएगा, अब भी वही का वही डूअर रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय मोहन, क्योंकि बाय एक ऐसी प्रेपोजिशन है जो किसको दिखाती है? डूअर को दिखाती है। इतनी बात हो गई क्लियर? अब समझना। अब यहाँ तो मोहन क्रिकेट को खेल रहा है, तो ये वर्ब तो एक्टिव में लिखी जा सकती है। अब क्रिकेट मोहन को थोड़ी खेलेगा, क्रिकेट तो खेला जाएगा, यानी यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जिसका मतलब वो खेला जाना। तो और वो क्या है? वो है बी की फॉर्म प्लस V3। अब बी की फॉर्म तो सारी है, इज भी है, एम भी है, आर भी है, दुनिया जान की है। यहाँ पे V3 आएगा ये तो पक्का है। एक चीज तो फिक्स है हमारी कि यहाँ पे V3 आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा V3 आता है।
यहाँ पे बी की फॉर्म कौन सी आएगी, मुझे बस इतना बता दो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है, कहीं वीडियो क्वालिटी कम हो और आपको नजर ना आ रहा हो। यहाँ पे बी की कौन सी फॉर्म पुट करूं, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, क्या पुट कर दूं बोलो। कुछ बच्चे ना इसको फटाक से कर रहे हैं, सर यहाँ पे इज आ रहा है। मैं आपसे लॉजिक पूछूं, क्या क्या लॉजिक है, इज के साथ आपकी क्या रिश्तेदारी है कि इज ही लगा रहे हो, ये वर क्यों नहीं लगा रहे, वॉज क्यों नहीं लगा रहे, क्या ऐसी क्या रिश्तेदारी है आपकी इज के साथ। लॉजिकली सोचोगे तो जवाब तुम जान गए। और वो जवाब क्या है, ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्या नहीं है बोलो। ये प्रेजेंट टेंस है। एक्टिव टू पैसिव जाते वक्त, पैसिव टू एक्टिव जाते वक्त ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है। समझ में आया। बाद में टेंस कौन सा रहना चाहिए, प्रेजेंट ही रहना चाहिए। अब इनमें से प्रेजेंट वाली फॉर्म कौन सी बताओ, प्रेजेंट वाली फॉर्म कौन सी है, पहली वाली है ऑब्वियसली, है ना। अब क्रिकेट के साथ वर्ब क्या लगेगी, एम आएगा क्या, ये तो आई के साथ आता है ना। और ये आर, आर प्लूरल के साथ आता है। ये बी, ये तो कोई मॉडल वॉडल के बाद यूज होती है बेस फॉर्म के रूप में। यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा इज, तभी तो टेंस वही रहेगा जो पहले था। समझ में आया। एक बार दोबारा बड़े ही ध्यान से सुनना, गजब का कॉन्सेप्ट है ये। इसको बोलते हैं ना, कुछ कुछ चीजें ट्रेडमार्क होती हैं टीचर की। एक्टिव पैसिव वैसे कोई नहीं पढ़ाता कि आखिर यही इसका पैसिव क्यों बना। सीधा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है इज, एम, आर प्लस में V3। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वॉज, वर प्लस में V3। रट लो, ये अपना ट्रेडमार्क है। समझना जरा, देखो फिर से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, आखिर एक्टिव टू पैसिव जाते क्यों, इसलिए जाते हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है तो आपके पास तरीका क्या, आप उसको बना दो सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो पहले सब्जेक्ट था, जो पहले डूअर था रहेगा तो वो भी डूअर ही, लेकिन उसको अब सब्जेक्ट तो बना नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट तो आपने ही लिख दिया। तो अब इसको डूअर भी रखना है मुझे, लेकिन सब्जेक्ट भी नहीं बना सकता। तो मेरे पास क्या चाह रहा है, मेरे पास चाह रहा है बाय प्रीपोजिशन लगा दूं, क्योंकि ऐसी प्रीपोजिशन है जो डूअर को दिखाती है, और उसका ऑब्जेक्ट बना दूं इसको। तो अब ये डूअर भी रह गया और फिर सब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ा। अब लास्ट स्टेप, यहां जो वर्ब लिखी हुई है ना, मुझे वर्ब का ऐसा स्ट्रक्चर लिखना है जो पैसिव भी हो जाए और टेंस वही रह जाए जो पहले था। पहले कौन सा टेंस था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब भी मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रखना है, तो फिर उसका क्या चाह रहा है, उसका चाह रहा है बी की फॉर्म प्लस में V3 यूज कर दो। इनमें से बी की फॉर्म प्लस में V3 यूज करना है, और कौन सा बी की फॉर्म यूज करूं जो प्रेजेंट ही रख दे, इज, एम, आर, बी, इनमें से एक। एम आ नहीं सकता, वो आई के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, क्रिकेट सिंगुलर है, बी जो है वर्ब की बेस फॉर्म में मॉडल वॉडल के बाद यूज होती है, तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, इज आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। यही सेम बात आप देखो इस पे अप्लाई करोगे। अब तुम भी साथ साथ थोड़ी सी खुद भी कोशिश करना, मुझसे पहले तुम करने की कोशिश करो इसको, मुझसे पहले फटाक से अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करो आखिर कैसे बनेगा ये। चाहो तो वीडियो पॉज भी कर सकते हो, एक काम करो पॉज करो और ये वाले दोनों एक बार खुद से बना के दिखाओ मुझे। इधर हो रहा हूं मैं, यहीं की वीडियो पॉज कर दो, ये और ये खुद से बना के दिखाओ। चलो जी आ जाओ। राहुल वॉज सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक्टिव है, बी की फॉर्म प्लस V3 नहीं है। अब मुझे हाईलाइट किसको करना है, इस क्वेश्चन को हाईलाइट करना है, ठीक है। अब देखो पहले मैं क्या करूंगा, इसको सब्जेक्ट बना दूंगा द क्वेश्चन, ठीक है। ये राहुल को बाद में भी डूअर रखना है, लेकिन सब्जेक्ट मैं इसको बना नहीं सकता, तो फिर मैंने क्या कर दिया, बाय राहुल। क्लियर है। अब ये जो वर्ब लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसको ऐसे के ऐसे तो लिख नहीं सकता क्योंकि ये तो एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब जो डूअर के साथ लगती है। मैंने अब यहाँ पे लिख दिया रिसीवर, तो यहाँ पे पैसिव वर्ब लिखनी पड़ेगी। पैसिव वर्ब का स्ट्रक्चर क्या है, बी की फॉर्म प्लस में V3, बी की फॉर्म प्लस में V3। वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन सी है, ये सॉल्व वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व हो गई, ठीक है। सॉल्व वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इतनी बात क्लियर है। अब देखना, मुझे टेंस वही क्रिएट करना है, मुझे टेंस वही क्रिएट करना है जो पहले था, मुझे टेंस वही क्रिएट करना है जो पहले था। उसका तरीका क्या है, आप जो भी वर्ब दे रखी हो ना, उसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख दिया करो और भूल जाया करो। जो भी वर्ब दे रखी हो उसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख दिया करो और दिमाग से निकाल ही दिया करो कि हाँ मैंने वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी है। और यहाँ पे बी की एक ऐसी फॉर्म पुट करने की कोशिश किया करो जो वही टेंस बना दे। प्ले वर्ब की तीसरी फॉर्म लिखी, प्लेड, और मैं भूल गया, और यहाँ पे मुझे वही वर्ब की फॉर्म लिखनी है, वही बी की फॉर्म लिखनी है जो वही टेंस बना दे जो पहले था। पहले कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट वाली जो भी आपको सही लगती है वो यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर हुई इतनी बात। अब समझना, ये सॉल्विंग की वर्ब की तीसरी फॉर्म सॉल्व मैंने लिख दी, सॉल्व वर्ब की, और मैं भूल गया इसको।
अब यहाँ पे आप ऐसा स्ट्रक्चर लिख दो, वॉज तो पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, वॉज तो पहले से हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो मैं इसको वॉज को ऐसे की ऐसे उठा के ले आया। ठीक, पिछली बार कोई हेल्पिंग वर्ब पहले से पढ़ी नहीं थी तो मैंने उठाई भी नहीं थी, पहले से जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है मैंने उठा ली। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे मैं फिर से एक बार ना आपको स्टेप लिखवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। मैं इसके स्टेप बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्ट को लिख दो सब्जेक्ट के प्लेस पे। स्टेप नंबर 2, सब्जेक्ट को लिख दो बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के। ठीक, स्टेप नंबर 3, जो भी वर्ब है उसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म यहाँ पे बाय से पहले लिख दो, स्टेप और यहाँ रख दो। यहाँ पे स्टेप नंबर 4 लगा नहीं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कोई थी नहीं। स्टेप नंबर 5, ऐसी बी की फॉर्म पुट कर दो, ऐसी बी की फॉर्म पुट कर दो जो वही टेंस बना दे जो पहले था। ठीक, 5 स्टेप याद रह जाएंगे। फिर से एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को रख दो सब्जेक्ट की प्लेस पे, स्टेप नंबर 1। सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के रख दो, स्टेप नंबर 2। जो भी वर्ब लिखी है उसकी वर्ब की तीसरी फॉर्म बना के यहाँ पे लिख दो बाय से जस्ट पहले, स्टेप नंबर 3। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसको उठाओ और यहाँ रख दो, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे उस हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब के बीच में कोई एक ऐसी बी की फॉर्म पुट कर दो, कोई ऐसी बी की फॉर्म पुट कर दो जो वही टेंस बना दे जो पहले था। ये स्टेप नंबर 5 और आपका पैसिव हो जाएगा तैयार। अब देखना, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन को बना दिया मैंने सब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट था पहले क्वेश्चंस, ये क्या बना दिया मैंने, सब्जेक्ट बना दिया। स्टेप नंबर 2, राहुल को बना दिया बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। स्टेप नंबर 3, सॉल्व वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख दी सॉल्व। स्टेप नंबर 4 क्या है, जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको उठाओ और यहाँ रख दो। स्टेप नंबर 5 क्या है, जो टेंस पहले था वही अब हो जाना चाहिए। पहले क्या है, वो से पता चल रहा है पास्ट है, और ये V1 प्लस ING से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है। जिनको अभी टेंस आइडेंटिफाई नहीं करना आता कोई बात नहीं, अगर आपको ये जो यहाँ से मैंने बोलना शुरू किया नहीं समझ में आया तो बिल्कुल लोड नहीं लेना। टेंस चैप्टर भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, वॉइस भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, दोबारा बताऊंगा ये सारी बातें। अगर नहीं पता तो भी लोड नहीं लेना, अभी जितना समझ में आ रहा है 10% 20% उतना समझ लो। दोबारा से सुनो, वॉज वर्ब पास्ट में आता है इतना तो पता होगा, ING कॉन्टिन्यूस में आती है इतना भी पता होगा, है ना। तो अभी ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ING से पता चल गया कॉन्टिन्यूस है और वॉज से पता चल गया पास्ट है, तो बाद में भी क्या रहना चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूस ही रहना चाहिए। अब वॉज से तो पास्ट तो हो गया, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या चाहिए, ING फॉर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बी की एक ऐसी फॉर्म पुट करनी जो पहले टेंस था वही बना दे। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया बीइंग, बी की ING क्या है, बीइंग। तो द क्वेश्चन वाज बीइंग सॉल्व्ड बाय राहुल, ये आपका पैसिव हो गया तैयार। अब सेम कहानी इस पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मोहन को थोड़ा सा चिपका के लिख देता हूँ अब, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं। लो, M का मतलब यहाँ पे मोहन है, M का मतलब क्या है यहाँ पे मोहन है, क्योंकि उसको लिखेंगे तो जगह चाहिए। चलो, मोहन हैज ब्रोकन इट, मोहन सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन मेन वर्ब है और इट इसका ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बनाना है इसका पैसिव, कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, देखो इट जो ऑब्जेक्ट था, इट प्रोनाउन था, उसको मैंने बना दिया सब्जेक्ट, इट लिख दिया। अब मोहन की जगह पे बोलो क्या लिखूं, बाय मोहन, उसको मैंने लिख दिया बाय मोहन, ये M माने मोहन है, ठीक है। अब जो भी वर्ब दे रखी है उसकी तीसरी फॉर्म लिख दो, यहाँ पे पहले से ही तीसरी है तो ऐसे कैसे लिख दो, जो भी वर्ब दे रखी हो उसकी तीसरी फॉर्म लिख दो, ठीक है जी। स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। स्टेप नंबर 2, सब्जेक्ट को बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना। स्टेप नंबर 3, जो भी वर्ब दे रखी है उसकी V3 लिखना। स्टेप नंबर 4 क्या है, अगर पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के यहाँ रख देना। लो जी, मैं यहाँ पे उठा के हेल्पिंग, इट को थोड़ा सा और इधर खिसका लेता हूँ, इसको हेल्पिंग वर्ब को उठाया और यहाँ रख दिया, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज यहाँ पे और चीज समझना, यहाँ पे हैज है क्योंकि मोहन सिंगुलर है, यहाँ पे इट के साथ भी हैज आएगा क्योंकि इट सिंगुलर है। अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल चीज होती ना तो यहाँ पे हैव भी करना पड़ सकता है आपको, ये नहीं कि वही हेल्पिंग वर्ब कहा था सर ने उठा के रखनी तो बिल्कुल वही की वही रखती। सिंगुलर प्लूरल तो देख लोगे ना, इधर जमाना, यहाँ पे क्वेश्चन था सिंगुलर था इसलिए वॉज आया, यहाँ पे राहुल सिंगुलर है इसलिए वॉज आया। अगर इसी सवाल में मैं क्वेश्चंस कर दूं और जब इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो वॉज मत छोड़ देना, यहाँ पे आपको वर लिखना पड़ जाता अगर क्वेश्चंस सब्जेक्ट बनना होता। समझ में आ गई इतनी बात, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। पहले सब्जेक्ट बेचारा राहुल था, इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ रही थी। अगर आप सब्जेक्ट को ऐसी चीज कर दोगे जो प्लूरल है तो फिर वर्ब प्लूरल करनी पड़ जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे इट को स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, स्टेप नंबर 2 बाय प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बना देना सब्जेक्ट को, स्टेप नंबर 3 जो वर्ब है उसकी V3 लिख देना, स्टेप नंबर 4 जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख देना। ठीक, स्टेप नंबर 5 के वही टेंस बना दो जो पहले था, वही टेंस बना दो जो पहले था। पहले इसको कहते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट, हैज हैव के बाद जब वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है ना इसको बोलते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट। तीसरी फॉर्म पहचान होती है परफेक्ट टेंस की और हैज हैव पहचान होते हैं प्रेजेंट के। यहाँ पे वही टेंस बनाना जो पहले था। प्रेजेंट का परफेक्ट बनाने के लिए हैज तो है, यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए प्रेजेंट का परफेक्ट बनाने के लिए। बी की तीसरी फॉर्म क्या होती है? बीन। बी की ऐसी फॉर्म पुट करनी है जो वही टेंस बना दे जो पहले था, तो क्या हो गया? बीन हो गया। तो ये था एक्टिव पैसिव का बेसिक। ठीक, फिर से एक बार ये सारी कहानी आपको फिर से रिवाइज करा देता हूं। आ जाओ एक बार, एक्टिव टू पैसिव जाना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट को क्या बना दिया? बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक, जो भी वर्ब है उसकी V3 यहां पे लिख दी। फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उठा के यहां रख दो, नहीं थी तो कोई बात नहीं। अब वही टेंस बना दो जो यहां था, किसकी मदद से? एक बी की फॉर्म लिख के। पहले था प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये प्ले प्लेड प्लेड पहली फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है पहली। तो मुझे यहाँ पे ऐसी वर्ब लिखनी है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दे, यानी वर्ब की पहली फॉर्म ही लिखनी है। बी वर्ब की पहली फॉर्म क्या है इनमें से? एम आ नहीं सकता, एम आई के साथ आता है। आर आ नहीं सकता, आर तो प्लूरल के साथ आता है। बी आ नहीं सकता, बी तो मॉडल वॉडल के बाद आता है ना, बेस फॉर्म है तो वर्ब की। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ गया? इज लिखना पड़ गया। क्लियर है इतनी बात? राहुल वाज सॉल्विंग द क्वेश्चन। अगर मुझे इसका पैसे बनाना है तो फिर क्या करना पड़ जाएगा मुझे? क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्ट था उसको तो बनाना पड़ जाएगा मुझे सब्जेक्ट। क्वेश्चन को मैंने बना दिया सब्जेक्ट, राहुल को बना दिया मैंने बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर ये वर्ब जो भी है उसकी तीसरी फॉर्म मैंने लिख दी सॉल्व। जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसको उठाया यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे बी की एक ऐसी फॉर्म पुट करनी है जो वही टेंस बना दे जो पहले था। पहले था, देखो वॉज से पता चल रहा है पास्ट है, आईएनजी से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है। पहले था पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो अब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए। पास्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वॉज तो है मेरे पास, आईएनजी फॉर्म चाहिए, बी की आईएनजी लिख दूंगा तो वही टेंस बन जाएगा, वॉज बीइंग। क्लियर हो गई इतनी बात? ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस और ये इसका पैसिव तैयार हो गया। नेक्स्ट, इट को बना दिया सब्जेक्ट स्टेप नंबर 1, बाय मोहन को बना दिया बाय प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट स्टेप नंबर 2, जो वर्ब है V3 लिख दी स्टेप नंबर 3, जो भी हेल्पिंग वर्ब है उठा के रख दी स्टेप नंबर 4। यहाँ पे टेंस बनाना वही जो पहले था। पहले था हैज प्लस V3, हैज प्लस V3 यानी कह लो वर्ब का स्ट्रक्चर वही बनाना है, तो हैज प्लस में V3 चाहिए। अब बी की V3 क्या हो जाएगी? बीन। लो जी बीन, पैसिव तैयार। समझ में आया? तो ये था कुछ एक्टिव पैसिव वर्ब का बेसिक। ठीक, एक्टिव में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कुछ आपको एरर्स कराता हूँ इसके बेसिस पे। ठीक, कुछ अच्छे एरर्स भी, कुछ मेंस में आए हुए एरर भी अपन करेंगे। बढ़िया लेवल के कुछ एरर्स देखते हैं जिससे अपना कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अभी मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मिलता हूँ आपके साथ उन एरर्स के साथ। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, बस उन एरर में कुछ भी नया नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। ठीक है जी, बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको नोट कर लो। तो चलिए अब उन एरर्स को अपन शुरू कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। पहले मैं वो बढ़िया मतलब जो मैंने आपको बोला कि कुछ मेंस लेवल के एरर देखने से पहले मैं कुछ इजी एरर से आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ। ठीक है, आ जाओ। पहले सेंटेंस को देखना जरा। दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय, दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय। कुछ गलती लग रही है इसमें? मुझे लग रहा है कि काफियों को तो बोलने में अटपटा लग गया होगा। अब आ जाओ, इस पर जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, उसको भी करेंगे। बस एक चीज समझो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बात बोली थी कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो डूअर होता है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो रिसीवर होता है। जानते हैं ना हम इतनी बात? अब एक काम करता हूं, इसी बात को पलट के बोलता हूं, दोबारा से सुनना एक बार। अगर डूअर को सब्जेक्ट बनाना हो, अगर डूअर को सब्जेक्ट बनाना हो तो वॉइस एक्टिव लगाया करो। अगर रिसीवर को सब्जेक्ट बनाना हो तो वॉइस पैसिव लगाया करो। ठीक, फिर से सुनना, वही बात है, बस घुमा के उल्टा कह दिया। एक्टिव में सब्जेक्ट डूअर होता है, डूअर को सब्जेक्ट बनाना हो तो वॉइस एक्टिव होगी। समझ में आया? अगर डूअर सब्जेक्ट है तो वॉइस कौन सी होनी चाहिए? एक्टिव होनी चाहिए।
रिसीवर सब्जेक्ट है तो वॉइस कौन सी होनी चाहिए, पैसिव होनी चाहिए। सेम उसी बात को घुमा के बोला है, बस इतना कुछ भी नहीं है। अब अगर ये बात समझ में आ जाए कि अगर डूअर को सब्जेक्ट बनाना है तो वॉइस एक्टिव लगानी चाहिए, अगर रिसीवर सब्जेक्ट बन रहा होगा हमारे सेंटेंस में तो फिर हम क्या कह देंगे कि वॉइस पैसिव लगनी चाहिए। ये वाली बात समझ में आया तो चलो अभी इधर आ जाओ, इधर देखना। तो इस सेंटेंस को ब्रेक कर लेता हूं मैं, ठीक है। बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, लो लिख देता हूं प्रीपोजिशन। अजय क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हो गया जी इसका ऑब्जेक्ट। इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये सेंड 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 सेंट सेंट ये क्या हो गया, वर्ब हो गई। अब देखना जरा, ये दिस क्या है, नाउन के साथ लिखा हुआ था, दिस हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है इतनी बात। अब ये क्या बनेगा, इसकी अपने को बात करनी है। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जो उसका मतलब क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो, ऑब्वियसली क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। पूरा सेंटेंस ब्रेक हो गया, लो एक बार दोबारा बता देता हूं। सेंड सेंट सेंट वर्ब है, बाय प्रीपोजिशन है, अजय इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। आपको पढ़ा रखा है दिस दैट दीज दोज, दो काम करते हैं क्या, प्रोनाउन बनना एडजेक्टिव बनना। अगर इसके बाद नाउन आए जिसको क्वालिफाई करो, कौन सा गिफ्ट, दिस गिफ्ट, तो एडजेक्टिव हो गया। अगर इसके बाद नाउन नहीं होता तो फिर क्या हो जाता है, ये प्रोनाउन हो जाता। ठीक है, अब समझना क्या कहना चाह रहा हूं कि ये लिख दिया मैंने, दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय। अब जिसको सब्जेक्ट बना रहे हो, जिसको सब्जेक्ट बना रहे हो, वो इस वर्ब का डूअर है कि रिसीवर है। गिफ्ट किसी को सेंड करेगा कि गिफ्ट सेंड किया जाएगा। जो भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, मुझे ये देख के बताओ कि ये जो सब्जेक्ट है ये इसका डूअर है कि रिसीवर है। गिफ्ट किसी को भेजेगा कि गिफ्ट भेजा जाएगा, ऑब्वियसली गिफ्ट भेजा जाएगा, गिफ्ट थोड़ी किसी को भेजेगा, गिफ्ट डूअर थोड़ी होगा। और आपको पता है अगर सब्जेक्ट डूअर को बनाए तो वॉइस एक्टिव आती है, सब्जेक्ट बना रखा होगा रिसीवर को तो वॉइस पैसिव आती है। अब हम जिसे सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट बन रहा है, बोलो वो क्या है, डूअर की रिसीवर। रिसीवर है तो यहाँ पे वॉइस एक्टिव नहीं क्या आनी चाहिए थी, पैसिव आनी चाहिए थी। ठीक, अब ये कौन सी है, ये एक्टिव है, तो इसको पैसिव में करना है। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या है मुझे इतना बता दो बस, पैसिव का क्या स्ट्रक्चर है। पैसिव का स्ट्रक्चर है बी की फॉर्म प्लस में V3, बी की फॉर्म प्लस में V3। अब मुझे वो स्ट्रक्चर यहाँ पे लाना है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे पहले अभी ये कौन सी फॉर्म लिखी हुई है बताओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझ लो। यहाँ कहाँ लिखे हैं, लास्ट में लिख दें, इसी को देख लो, सेंड, सेंट और सेंट। ठीक, ऐसी चलेगी इसकी फॉर्म, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, ठीक है जी। सेंड सेंट सेंट। ठीक, अब ये वाले सेंट और ये वाले सेंट में कोई फर्क है क्या स्पेलिंग में, ऐसा कुछ है क्या। देखो ये पहली फॉर्म होती है SEND सेंड, ये जो दूसरी फॉर्म होती है इसके अंदर देखना जरा, अगर हम ई का साइज n से बड़ा कर दें तब तो ये सेकंड फॉर्म होती है, और अगर ई का साइज n से छोटा रख दें तब ये थर्ड फॉर्म होती है। ऐसा कोई लॉजिक है क्या, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक, ये भी स्पेलिंग वही है और ये भी स्पेलिंग वही है। तो कैसे जानोगे, अगर एक सेंटेंस में आपको सेंट लिख के दे दूं तो कैसे जानोगे कि ये दूसरी फॉर्म है कि तीसरी फॉर्म है, बताओ। जैसे ये लिख के दे दिया, लो यहाँ पे दिस गिफ्ट सेंट बाय अजय, मुझे बताओ कि दूसरी फॉर्म है कि तीसरी फॉर्म है। जब दोनों की स्पेलिंग सेम है, दोनों में कोई स्ट्रक्चर का फर्क नहीं है, तो बताओगे कैसे, बिल्कुल आसान। वर्ब की तीसरी फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है। ही हैज ईटन माई केक, ईटन से पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, हैज हैव हैड में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। समझ में आया। वर्ब की तीसरी फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आती ही आती है। तो इस बात को दिमाग में नोट कर लेंगे। कहाँ लिख दें इसको, यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ये वाला चीज़ तो अपने नोट कर ही रखी है, तो यहाँ पे मैं अलग से एक बात मेंशन कर देता हूँ, अलग बॉक्स बना के, कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये मैंडेटरी है, ये आएगी ही आएगी अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म किसका काम करेगी, मेन वर्ब का काम करेगी। क्लियर हुई इतनी बात। अब ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ब की तीसरी फॉर्म है ना, एडजेक्टिव एडजेक्टिव बन जाती है, आगे चल के पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल और ये सब कॉन्सेप्ट आएंगे। अभी के लिए सिर्फ क्या जान लो कि वर्ब की तीसरी फॉर्म अगर मेन वर्ब का काम कर रही होगी ना तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती क्या है, हैज हैव हैड। जनरली आपको ये देखने को मिलती है हैज हैव हैड। क्लियर है। अब इतनी बात तो फिर तुम जान गए कि ये जो सेंट लिखा हुआ है कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये सेकंड फॉर्म है। दोबारा सुन लो, अगर कोई वर्ब ऐसी है जैसे प्ले प्लेड प्लेड,
V2 भी प्लेड, V3 भी प्लेड। तो कैसे जानोगे कि V2 है कि V3 है? कैसे जानोगे? अगर वो V3 हुई ना तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। अगर यहाँ पे लिखा होता ना दिस गिफ्ट हैज सेंट, हैज लगा होता इससे पहले, तो मैं कहता जी V3 है। समझ में आ गई इतनी बात? तो अभी अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये क्या हो गई? ये V2 हो गई। इतनी पिक्चर क्लियर है? चलो जी आ जाओ। अब ये होगी आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लो इसके साइड पे लिख भी देता हूँ, V2 लिख देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे अपने को पता चल जाए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, या V सेकंड लिख देता हूँ। ठीक, अब मुझे इतनी बात पता चल गई कि ये एक्टिव में गलत लिखा, मुझे पैसिव लगाना है। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट था? एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है ना। तो मुझे यहाँ पे टेंस को चेंज नहीं करना। अगर अभी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखी हुई है यानी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बाद में भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहना चाहिए। पहले पास्ट में तो बाद में भी क्या रहना चाहिए? पास्ट ही रहना चाहिए। अब बी की फॉर्म तो बहुत सारी है, मैंने क्या कहा पैसिव के लिए बी की फॉर्म प्लस V3 चाहिए। अब V3 मान लो इसमें V3 पुट करेंगे अपन तो वो भी सेंट ही होगी। तो चाहे तो ये कह लो कि काट के सेंट लिख दिया, या अगर स्पेलिंग सेम है तो सेंट का सेंट ही छोड़ देता हूँ, लेकिन अब वो V3 है, V2 नहीं है। इससे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लग गई ना तो फिर ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म। मैं काट के दोबारा चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ। लो एक काम करता हूँ, काट के लिख ही देता हूँ, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार इसमें। ये कटेगा और इसकी जगह पे मुझे यहाँ पर बी की फॉर्म प्लस में V3 पुट करना है। क्लियर है? अब जो भी वर्ब लिखी है उसकी V3 पुट करना है। उसकी V3 क्या हो गया? उसकी V3 सेंटी होगी। ठीक है, ये वाला जो है ये V2 है, अब जो पुट करोगे वो V3 हो गया। इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे बी की मुझे एक ऐसी फॉर्म पुट करनी है जो वही हो, मतलब वही टेंस बना दे जो पहले था। पहले पास्ट इंडेफिनिट था, इसका मतलब इनमें से बी की एक ऐसी फॉर्म पुट करेंगे जो वही टेंस बना दे जो पहले था। पहले क्या था? पास्ट था। तो अब इनमें से कौन सी पुट होगी? केवल वॉज वर्ब। अब समझ में आ रहा है कि वॉज वर्ब के साथ क्या रिश्तेदारी है? अगर प्रेजेंट बनाना होता तो ये पुट होती, पास्ट बनाना होता तो ये पुट होती, तीसरी फॉर्म चाहिए होती तो फिर ये पुट होती, आईएनजी फॉर्म चाहिए होती तो ये पुट होती। समझ में आ गई इतनी बात? अब इनमें से पुट करेंगे वॉज या वर्ब में से। बोलो वॉज लगाने की वर्ब, वॉज लगाएं कि वर्ब बी की फॉर्म की जगह पे। यहाँ पे गिफ्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगाना पड़ेगा? वॉज। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? बी की फॉर्म की जगह पे क्या लिख देता हूँ? वॉज सेंट। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये सेंट काट के क्या कर दिया मैंने? वॉज सेंट। दिस गिफ्ट वॉज सेंट बाय अजय। क्लियर हो गया? नेक्स्ट सेंटेंस को समझते हैं, इसकी बात करते हैं। आ जाओ। वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब एक चीज ना थोड़ी देर पहले मैंने बोली थी, सर आप तो अभी कह रहे थे कि वर्ब की तीसरी फॉर्म से हेल्पिंग वर्ब पहले हैज हैव हैड आती हैं। भाई पैसिव में तो बी की फॉर्म ही आती है, पैसिव में बी की फॉर्म ही आती है। क्लियर हुआ? वो एक्टिव की बात कर रहा था मैं। हैज हैव हैड जो होती है वो एक्टिव में आती है। ही हैज वॉन द मैच, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज रिटन अ नॉवल। समझ में आया? वो एक्टिव की बात है। पैसिव करोगे तो बी की फॉर्म ही आएगी V3 से पहले। ठीक है, आ जाओ। ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सेंट मेन वर्ब है, सेंट व्हाट क्या भेज दिया? गिफ्ट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी पिक्चर क्लियर है? अब देखना ये क्या बनेगा आपका? ऑब्वियसली सब्जेक्ट बनेगा। ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब मुझे बस इतनी सी बात देख के बता दो कि ये जो अजय है ना, अजय, ये सेंट का डूअर है कि रिसीवर? अजय कुछ भेज रहा है कि अजय को भेजा जा रहा है? ऑब्वियसली अजय भेज रहा है, गिफ्ट भेज रहा है, हाँ कि ना? तो अजय तो डूअर निकला है इसका। और अगर सब्जेक्ट डूअर हो तो बताओ वो इस एक्टिव लगती है कि पैसिव? एक्टिव की पैसिव? वो लगती है एक्टिव। क्लियर हुई इतनी बात? ये कौन सी है? वॉज सेंट कौन सी? पैसिव है। तो मुझे करना है इसको एक्टिव। फिर वही बात, एक्टिव टू पैसिव जाओ चाहे पैसिव टू एक्टिव जाओ ना, मीनिंग चेंज होगा ना टेंस चेंज होगा। क्लियर है इतनी बात? अब मुझे इसका टेंस चेंज नहीं करना, मुझे इसका टेंस चेंज नहीं करना। तो बताओ क्या रख दें? ऐसा क्या करें कि ये अभी किस में? अभी पास्ट में। वॉज से पता चल रहा है कि पास्ट में। जब भी पैसिव का टेंस देखना हो ना, पैसिव अभी फिलहाल कौन से टेंस में है, तो इस V3 को तो भूल जाया करो और इस पे ध्यान दिया करो। ये बताएगी आपको टेंस। ये कौन सा है? पास्ट है। V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज ही तो है, तो पास्ट इंडेफिनिट बना रही है। तो बाद में भी पास्ट इंडेफिनिट ही रखना है। बाद में पास्ट इंडेफिनिट रखना है यानी बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखनी है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या कर दें, आप बस इसको उड़ा दो पूरे को और इसकी जगह पे क्या लिख दो? सेंट लिख दो। ठीक, मैं ऐसा भी कर सकता था कि इस वॉज को हटा देता तो ये अंडरस्टूड हो जाता कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फिर भी अगर बच्चों को, मतलब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आप कह रहे थे V2 रखना है, आपने V3 छोड़ दिया। अब भी ये V3 है, जब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है तो V3 है, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख दूंगा तो क्या हो जाएगी? V2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? क्लियर होगी इतनी बात? तो
तो इन दोनों को मैंने उड़ाया और सेंट लिख दिया, अब ये V2 हो गई, टेंस वही का वही रह गया। अब एक चीज़ समझना, एक बच्चों का सवाल बताता हूँ। सर आप कह रहे हो जैसे इस सेंटेंस की बात करें, आपने कहा कि पहले पास था तो अब भी पास्ट ही रखना है, इसलिए वाज सेंट लगाओ। अगर इस सेंटेंस में इज सेंट लगा दूं तो क्या गलत हो जाएगा? दिस गिफ्ट इज सेंट बाय अजय, तो क्या गलत होगा? नहीं मेरे भाई, गलत नहीं होगा, समझना। वो सेंटेंस सही है, वो सेंटेंस सही है, सेंटेंस गलत नहीं है। दिस गिफ्ट इज सेंट बाय अजय, दिस गिफ्ट हैज बीन सेंट बाय अजय, दिस गिफ्ट हैड बीन सेंट बाय अजय, दिस गिफ्ट विल बी सेंट बाय अजय, ये सारे सेंटेंसेस एकदम सही हैं, सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन अगर इसका पैसिव पूछूं कि इसका अगर पैसिव बनाना है तो क्या होगा, तो फिर वो यही होगा, उसमें इस सेंट नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? पैसिव में तो टेंस वही रखना है ना। अगर आप कहो कि सर अगर इस सेंट लगा हो किसी सेंटेंस में, अगर सेंटेंस ऐसा लिखा हो दिस गिफ्ट इज सेंट बाय अजय, तो क्या ये सेंटेंस गलत होता है? सेंटेंस गलत नहीं है। इस सेंट में भी गलत नहीं है, वॉज सेंट में भी गलत नहीं है, विल बी सेंट में भी गलत नहीं है, हैज बीन सेंट में भी गलत नहीं है, हैड बीन सेंट में भी गलत नहीं है, सेंटेंस गलत किसी में भी नहीं है। बस बात सिर्फ इतनी है, अगर इसके पैसिव की बात करोगे तो फिर वो यही आएगा। क्लियर होगी इतनी बात? और जब हम एरर को ठीक करते हैं ना मेरे भाई, तो कोशिश करते हैं कि मीनिंग को बिल्कुल दिन और रात चेंज ना कर दें, ठीक, और टेंस वही रखें जो पहले था। टेंस का ही एरर होगा तो देखो टेंस चेंज होगा ही होगा। टेंस के अलावा बाकी जितने चैप्टर के एरर हैं उनके अंदर जब हम ठीक करते हैं ना, तो ऐसा ध्यान रखते हैं कि टेंस कहीं बदल नहीं दी, हम बात का मीनिंग चेंज ना कर दें। पहले बात हो रही थी पास्ट की, अब हम बात करने लग जाएं प्रेजेंट में, अब हम बात करने लग जाएं फ्यूचर में, ऐसा नहीं करेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? अगर यहाँ पे इस सेंट लगाते तो प्रेजेंट की बात नहीं हो जाती, विल बी सेंट लगा दोगे तो फ्यूचर की बात हो जाएगी, मीनिंग ही आप इधर का इधर कर दोगे। क्लियर हुई इतनी बात? तो अगर टेंस चैप्टर का एरर है तो टेंस ही चेंज होता है। अब ये किसके एरर है? ये वॉइस के एरर है, तो इसके अंदर टेंस का बदलाव हम नहीं करेंगे। इज सेंट वाला सेंटेंस सही होता है, लेकिन इसकी बात करूं, इसका जब पैसे बनाने की बात करोगे तब यहाँ इज सेंट गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा अब ये कॉन्सेप्ट, ठीक। अब यही जो बातें इनमें बताई ये इन सेंटेंसेस पे लगा के दिखाता हूं। दैट लेटर हैज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, इसको कर लेते हैं ब्रेक, है ना। हैज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, डिलीवर्ड हो गया आपका मेन वर्ब, बाय हो गई आपकी प्रीपोजिशन, ठीक, बाय प्रीपोजिशन है, और ये पोस्टमैन क्या हो गया? इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, बाय इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है इतनी बात? अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, प्रीपोजिशन आ गया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। क्या कोई ऐसी वर्ब हो सकती है जिसका सब्जेक्ट ना हो? ऑब्वियसली इन दोनों वर्ड्स में से एक सब्जेक्ट बनेगा। बोलो सब्जेक्ट कौन बनेगा? दैट बनेगा कि लेटर बनेगा? ये दैट तो इसको क्वालिफाई करने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि दैट दो काम करता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। आगे अगर नाउन लिखा हो तो एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव तो सब्जेक्ट बनते नहीं, तो इसका मतलब सब्जेक्ट कौन बन गया? सब्जेक्ट बन गया आपका ये लेटर। क्लियर है इतनी कहानी? अब मुझे बता दो काम हो रहा है डिलीवर करने का, काम हो रहा है डिलीवर करने का, ये लेटर किसी को डिलीवर करेगा कि लेटर डिलीवर किया जाएगा? लेटर किसी को डिलीवर करता है कि लेटर डिलीवर किया जाता है? लेटर डिलीवर किया जाएगा। समझ में आया? यानी लेटर जो है ना, लेटर जो है वो रिसीवर होगा, और अगर सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो रिसीवर को तो वॉइस कौन सी लगाओगे? पैसिव। ये कौन सी है? ये तो एक्टिव है, हैज प्लस V3 है, तो मुझे बी की फॉर्म प्लस में V3 चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बी की फॉर्म प्लस में V3 चाहिए। इतनी बात आई समझ में? अब समझना, ये डिलीवर्ड है, ये तो पहले से V की 3 है, वर्ब की तीसरी फॉर्म ही है, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, है ना। अब यहाँ पे क्या सिखा रखा है आपको? वो टेंस बनाना है, वो टेंस बनाना है जो पहले था। पहले था प्रेजेंट का परफेक्ट, हैज प्लस V3, वही स्ट्रक्चर बनाना जो पहले था, हैज प्लस V3 था। अब ये पैसिव में इस V3 को हम भूल जाते हैं, यहाँ पे बी की ऐसी फॉर्म पुट कर दो जो वही स्ट्रक्चर बना दे। पहले हैज प्लस V3 था, अब भी हैज प्लस V3 होना चाहिए। बी की V3 कौन सी इनमें से? बी नहीं है, तो ना अब इज आ सकता, ना एम आ सकता, ना वर आ सकता, केवल और केवल क्या वर्ड आ सकता? बीन आ सकता। तो यहाँ पे फिर आपको क्या पुट करना पड़ जाएगा? बीन। क्लियर हो गया? फिर से समझ लो, लेटर रिसीवर है, डिलीवर होने का, वॉइस पैसिव आनी चाहिए, पैसिव आनी चाहिए, तो पैसिव में बी की 3 आता है, बी की फॉर्म प्लस V3 आता है, ये बी की फॉर्म प्लस V3 में ये V3 तो यहाँ फिक्स हो गया। अब यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बनाना जो पहले था, पहले था हैज प्लस V3, अब हैज तो चाहिए ही चाहिए, बाद में वही स्ट्रक्चर बनाने के लिए हैज आ गया, इस V3 को हम भूल जाते हैं। यहाँ पे बी की फॉर्म की ऐसी पुट, बी की एक ऐसी वर्ब पुट करनी होती है जो वही स्ट्रक्चर बना दे जो पहले था। पहले था हैज प्लस V3, यानी हैज के बाद यहाँ पे बी की भी क्या आएगी? V3 आएगी, तो V3 क्या हो गया? बीन हो गया। फिर से वही बात,
क्या सर यहाँ ऐसा लिख दूं दैट लेटर वाज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, तो क्या गलत हो जाता है? वो सेंटेंस सही होता है। लेकिन अगर इसका पैसिव करना हो तो वॉज डिलीवर्ड कर दूं क्या? ये प्रेजेंट का परफेक्ट है, तुम वॉज डिलीवर्ड लगा के पास्ट में लेके जा रहे हो, समझ रहे हो? वो सेंटेंस गलत नहीं होता, लेकिन इसके पैसिव की बात करूं तो इसका पैसिव यही होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द पोस्टमैन हैज बीन डिलीवर्ड दैट लेटर। अब क्या हो गया? पोस्टमैन आपका सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हो, हैज हेल्पिंग वर्ब है, बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब दो आ सकती है मेरे भाई साथ में, ठीक है? मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं, कभी करेंगे इसकी बात आगे। मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। यहाँ पे शुड होता ना, अगर शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, माइट हैव बीन, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं, ठीक है? मैक्सिमम 3 हेल्पिंग वर्ब आ सकती हैं। डिलीवर्ड क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? अब मुझे बताओ ये पोस्टमैन किसी को डिलीवर करेगा कि पोस्टमैन डिलीवर किया जाएगा? पता चले कि पोस्टमैन डिलीवर करता था और तुमने पोस्टमैन को डिलीवर कर दिया इस बार, ठीक? तो पोस्टमैन को डिलीवर मत कराओ, पोस्टमैन से डिलीवरी करा लो, यानी इसको डूअर ही बना लो। अगर इसको डूअर बनाना है तो वॉइस एक्टिव चाहिए कि पैसिव? सब्जेक्ट जब डूअर होता है तो वॉइस एक्टिव लगती है, तो मुझे यहाँ पे भी एक्टिव चाहिए। एक्टिव चाहिए तो फिर क्या इलाज है? ये तो बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बना रखा है, बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर बना रखा है, इसका नहीं तो पैसिव स्ट्रक्चर है, ये तो गलत हो गया। अब बी की फॉर्म प्लस V3 का स्ट्रक्चर तोड़ना है, लेकिन कैसे तोड़ोगे? इस V3 को भूल जाओ, क्योंकि पैसिव में ये वाली V3 का तो टेंस में कोई रोल होता नहीं, इस V3 को भूल जाओ। यहाँ देखो क्या स्ट्रक्चर है, यहाँ स्ट्रक्चर है हैज़ प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म। क्या स्ट्रक्चर है? हैज़ प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो बाद में भी क्या हो जाना चाहिए? हैज़ प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो अगर मैं इस बीन को ड्रॉप कर देता हूँ, अगर मैं इस बीन को ड्रॉप कर देता हूँ तो क्या होगा? हैज़ और ये V3। एक्टिव में तो ये V3 कंसीडर होती है और पैसिव में ये V3 को टेंस में हम कंसीडर करते नहीं है, तो ये हैज़ प्लस V3 स्ट्रक्चर बन गया, बीन को हटाते ही सेंटेंस सही हो गया। क्लियर है इतनी बात? चलो जी लास्ट पे आ जाओ। अब ये सेंड सेंट सेंट वाला मैं हटा रहा हूँ, ठीक है? मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। आ जाओ जी इस पे। सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, रोमांटिक इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है जी। इज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। सिंगिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। बाय क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। और गुप्ता क्या हो गया इसका? ऑब्जेक्ट। इतनी बात आ गई समझ में? अब देखना जरा, वर्ब लगी हुई है सिंगिंग। मुझे बताओ ये जो सॉन्ग है, ये जो गाना है, ये इसका डूअर है कि रिसीवर है? गाना किसी को गा रहा है कि गाना गाया जा रहा है? गाना ऑब्वियसली गाया जाएगा, तो यहाँ पे होनी तो क्या चाहिए थी? यहाँ पे होनी चाहिए थी आपकी पैसिव वॉइस। और ये कौन सी वॉइस है? इज के बाद V3 हो तब जाके पैसिव बनता। अब ये इज के बाद तो ING है, तो ये तो एक्टिव हो गया। यहाँ पे मुझे चाहिए पैसिव, बताओ फिर कैसे बनाए पैसिव? बी की फॉर्म प्लस V3 चाहिए, लेकिन बी की फॉर्म प्लस V3 लगाते समय ध्यान का रखना है, जो भी करो टेंस वही रख दो जो पहले था। ये कौन सा है? ING से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है अभी, तो बाद में भी क्या रहेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। अब समझना क्या बताया था, जो भी वर्ब हो उसकी V3 आती है, तो क्या लिख दूं? यहाँ पे संग लिख देता हूं, ठीक? और इसको हम भूल जाया करते थे, इसको मैं भूल गया। ये वाली पैसिव में ये V3 लिख के भूलना होता है। एक्टिव में V3 कंसीडर होती है, पैसिव में V3 में टेंस का मतलब पैसिव में टेंस में V3 का रोल नहीं होता। जो भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो हेल्पिंग वर्ब लिख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पैसिव बनाना सिखाया ना। कहने का मतलब सीधा ही है, पहले स्ट्रक्चर क्या है? इज प्लस में ING है, इज MR प्लस में ING है, तो बाद में भी स्ट्रक्चर इज MR प्लस में ING ही रहेगा, ठीक? अब यहाँ पे संग तो क्या है? V3 पैसिव की जो मैंडेटरी कंडीशन है वो लिख दी। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है इज MR प्लस में V1 प्लस में ING, जो पहले स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? अब क्या लिख दें? इज के बाद बी की कौन सी फॉर्म लिख दें? जैसे हैज़ के बाद V3 आता है तो बी की भी V3 लगेगी। हैज़ के बाद V3 आता है तो बी की भी V3 लगी थी, बीन। समझ में आया? ऐसे ही यहाँ पे अगर V2 लिखना था तो बी की V2 ही लगी थी। ऐसे ही अगर यहाँ पे बी की मतलब यहाँ पहले ING है तो बाद में बी की भी कौन सी लगेगी? ING लगेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा? इज बीइंग संग। क्लियर है? पहले कॉन्टिन्यूस था, अब भी इज प्लस ING, ये भी कॉन्टिन्यूस हो गया। अ रोमांटिक सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मिस्टर गुप्ता। क्लियर है इतनी बात? इसमें बस मैंने क्या कर दिया, पहले मैं आपको V3 बना के ऐसी दे देता था कि आपको ये वर्ब नहीं चेंज करनी पड़ती थी। इसमें मैंने ये भी चेंज करा ली और ये भी चेंज करा ली।
क्लियर है इतनी बात? चलो फिर से समझ लो। इज सिंगिंग, सॉन्ग किसी को गाएगा नहीं, सॉन्ग गाया जाएगा। तो मुझे क्या करना है, पैसिव चाहिए था। पैसिव चाहिए था तो मैंने क्या किया, इसको वर्ब की तीसरी फॉर्म लिख दिया। पैसिव में इस V3 को टेंस में कंसीडर करते नहीं तो इसको भूल जाओ। अब यहाँ पे वही स्ट्रक्चर बना दो जो यहाँ था। यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या था, इज प्लस ING था, इज लिखा और बी की ING लिख दी। क्लियर हो गई इतनी बात? देखो इसको इससे रिलेट कर देता हूँ, यहाँ ऐसे कैसे, हैज़ प्लस V3 है, पैसिव चाहिए मुझे, तो पैसिव चाहिए तो इस V3 को तो दोबारा लिख लो, चाहे सोच लो ये वही V3 है, जैसे मैंने यहाँ V3 लिख दी, इसको बाहर करो। अब यहाँ वही स्ट्रक्चर बना दो जो पहले था। पहले क्या था, हैज़ प्लस V3 था, तो हैज़ हो गया, बी की V3 लिख दी बीन। ये वही कंसेप्ट चल रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब मुझे लग रहा है कि एक्टिव टू पैसिव जाना, पैसिव टू एक्टिव जाना भी थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, है ना? कब एक्टिव वॉइस लगाई जाती है, कब पैसिव वॉइस लगाई जाती है, पूरी बात का सूत्र एक ही है। सब्जेक्ट डूअर को बनाओगे वॉइस एक्टिव लगाओगे, रिसीवर को सब्जेक्ट बनाओगे वॉइस पैसिव लगाओगे। बी की फॉर्म प्लस V3 पैसिव होता है। कौन सी बी की फॉर्म पुट होती है, इसके लिए काम करेगा सिंपल एक वो लाइन। एक्टिव टू पैसिव जाते समय ना मीनिंग चेंज होता है ना टेंस चेंज होता है, तो बी की फॉर्म वही पुट करो जो वही टेंस बनाए जो पहले था। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब आप इसको नोट कर लो। अब कुछ अच्छे लेवल के सेंटेंसेस डील करते हैं हम एक्टिव पैसिव वाले, ठीक है जी? चलो मैं बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, इसको नोट कर लेना, और अगले जो सेंटेंसेस हैं वो आप मुझे करके दिखाओगे पहले, उसके बाद ही मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक? चलो जी एक बार बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, उसको नोट कर लो। चलो जी, आपने वो सेंटेंसेस नोट कर लिए होंगे, ठीक है? अब ये 3 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और तीनों प्रीवियस ईयर एरर्स हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल के, ठीक है? लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया तो आपको ये ईजी भी लगेंगे। हिंट क्या है, एक्टिव पैसिव की एरर है, बस उनको करके दिखा दो, ठीक है जी? एक ट्राई आप अपने आप करेंगे, उसके बाद फिर मैं तो करा ही दूंगा। फिर बता रहा हूँ, चाहिए रिजल्ट, करना है पेपर क्रैक, तो इस कोर्स का प्रोडक्ट निकलना चाहिए, ठीक है? रिजल्ट निकलना चाहिए। और रिजल्ट कब निकलेगा, जब अपना पेन अपनी बुद्धि चलाओगे, ठीक? तो इसको करके दिखा दो एक बार फटाक से। ये ऊपर क्लॉज की मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, इसको बाद में यूज में लूंगा, इसको ध्यान मत देना। ये 3 सेंटेंसेस, ड्राइवर वाला, चाइल्ड वाला और रोन वाला, ये अपने आप करके दिखा दो। बोर्ड से साइड हो रहा हूँ, जैसी बोर्ड पूरा दिखने लग जाए पॉज कर देना, जैसी प्ले करोगे मैं वापस आता हुआ दिखाऊंगा, ठीक? हट रहा हूँ एक बार, ठीक है जी? चलो जी, उम्मीद है आपने ब्रेक कर लिए होंगे। आ जाओ, इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं, उसकी मैं मतलब एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा मेरे को उसके बाद। आ जाओ, मैं बस आपसे इतना पूछना चाह रहा हूँ, जो पहला सेंटेंस है, इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम द एक्सीडेंट कुड हैव अवर्टेड। इफ से लेकर अवर्टेड तक कितने सेंटेंसेस हैं? इफ से अवर्टेड तक सेंटेंसेस कितने हैं? तो काफ़ी बच्चे कह सकते हैं सर 1, काफ़ी बच्चे कह सकते हैं सर 2, 3 और 4 वाले तो मुझे नहीं लगता कोई होगा, है ना? सोचो जरा, 1 है कि 2 है, सोचो, ठीक? अब जिन्होंने 2 बोला है उनसे मेरा सवाल ये है कि इफ से लेकर यहां तक मैंने सेंटेंस लिखा, और ये सेंटेंस के बाद देखो मैंने क्या लगाया, ये छोटा सा डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट वीडियो क्वालिटी के कारण शायद ना नजर आ रहा हो, इधर तो देखो मैंने बड़े बड़े लगा रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, है ना? इसका इंग्लिश में नाम होता है टर्मिनेटर। फुल स्टॉप कह लो, टर्मिनेटर कह लो, फुल स्टॉप इसका जैसे लोकल सा नाम होता है ना, तो फुल स्टॉप कह देते हैं इसको, वैसे इसका नाम होता है टर्मिनेटर। काम क्या है इसका? इसका काम डेकोरेशन तो है नहीं भी, सेंटेंस का सर डिजाइन सा बन जाएगा लास्ट में लगा देते हैं, ऐसा काम तो है नहीं। मूवी भी देखी होगी आपने टर्मिनेटर, आर्नोल्ड वाली, है ना? उसका हिंदी में जब टीवी पे आती है तो उसका नाम क्या, विध्वंसक, ऐसा कुछ, तो कुछ ना कुछ हिंदी में चेंज कर देते होंगे। वो साउथ की मूवी नहीं आती, लॉयन द टाइगर, और ये वो इस टाइप की बना देते हैं। तो समझना फुल स्टॉप का काम क्या है। फुल स्टॉप का काम है ये बताना कि सेंटेंस खत्म हो गया। हिंदी में अपन वो डंडा सा खींचते हैं ना ऐसे, पूर्ण विराम, जैसे हिंदी भाषा में वाक्य के अंत को दर्शाने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही टू रिप्रेजेंट द एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस, टू रिप्रेजेंट द एंडिंग ऑफ अ सेंटेंस we use a full stop. To represent the ending of a sentence we use a terminator or a full stop. क्लियर होगी इतनी बात? काम क्या है इसका? इसका काम है ये बताना कि सेंटेंस खत्म हो गया। अब मुझे बस इतना बता दो कि इफ से लेकर यहां तक मैंने कितनी बार फुल स्टॉप का यूज किया। ये वाला जो है कॉमा है,
ठीक है, ये कोई फुल स्टॉप नहीं, कॉमा है। अब कितनी बार यूज हुआ, एक ही बार, तो सेंटेंस कितने होंगे, एक ही हो गया। क्लियर हुआ। तो अगली बार कोई आपसे पूछे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेंटेंसेस हैं, तो फटाक से फुल स्टॉप गिन दिया करो, जितने फुल स्टॉप हो जाते हैं उतने ही सेंटेंसेस हो जाते हैं। क्लियर है। अब सर फिर ये कुछ अलग अलग सा लग रहा है ना, देखो द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम, उसके बाद एक्सीडेंट कोड, अलग अलग लग रहा है, फिर ये अलग अलग है क्या मेरे भाई, ये अलग अलग है। क्लॉज, एक वर्ड है क्लॉज, क्लॉज की पहले डेफिनेशन देखना क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। क्लॉज क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लॉज वाक्य का एक भाग होता है, विच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, जिसका अपना सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो। क्लियर हो गई इतनी बार। क्लॉज वाक्य का एक ऐसा भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और मेन वर्ब हो। सबसे बड़ा सेंटेंस, ये सेंटेंस उसका भाग ही है। ठीक है। क्लॉज कब इंट्रोड्यूस होता है, जब एक से ज्यादा हो, है ना। अगर एक ही क्लॉज है, कहने का मतलब वर्ब भी एक है पूरे सेंटेंस में, तो वही सेंटेंस है, वही क्लॉज है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये क्लॉज वर्ड तब इंट्रोड्यूस होता है जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज आ जाए। एक से ज्यादा क्लॉज का मतलब क्या है, एक से ज्यादा वर्ब और सब्जेक्ट के पेयर आ जाए। क्लियर है इतनी बात। एक ही क्लॉज में एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के अगर पेयर आ जाएं तो उन्हें क्या कह देंगे जी, दो क्लॉज हो गए। अगर दो हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के जितने पेयर हैं, एक है तो फिर वो एक ही क्लॉज है, क्लॉज इक्वल टू सेंटेंस है। अगर दो हैं तो फिर दो क्लॉज हो गए, तीन है तो तीन क्लॉज हो गए, चार है तो चार क्लॉज हो गए, ऐसे। ठीक। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखना है। देखो अप्लाइड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट ये बनेगा नाउन ड्राइवर। ऐसी अवर्टेड वर्ब है, अवर्ट वर्ब का मीनिंग होता है टालना, अवर्ट का मतलब होता है टालना, इसका सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन एक्सीडेंट, द आर्टिकल लगा हुआ नाउन है। तो दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हो गए, अगर दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हो गए तो क्लॉज कितने हो गए, दो हो गए। क्लियर है। फिर से बता देता हूँ, अगर कोई पूछे सेंटेंसेस कितने तो जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंसेस, अगर कोई पूछे क्लॉज कितने तो फटाक से सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर गिन दिया करो, जितने सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर उतने क्लॉज। क्लियर है इतनी बात। अब ये बात बताई क्यों, क्योंकि जब मैं सेंटेंस को ब्रेक करूंगा ना, तो पहला ही वर्ड आ रहा है इफ। ठीक है। ये इफ क्या है, ये इफ कंजंक्शन है, पहले कर चुके हैं हम कंजंक्शन की बात। कंजंक्शन देखो वैसे बाद में अलग अलग जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहे हैं, नाउन चला, प्रोनाउन चला, एडजेक्टिव चला, एडवर्ब चला, ऐसे कंजंक्शन भी चलेगा, जब उसका बेसिक पढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्लियर ही है। क्या, सुन लो एक बार। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और टू क्लॉजेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को या फिर दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। ठीक है। लिखवाऊंगा साफ साफ, जब कंजंक्शन हेडिंग डालूंगा तो वहां लिखा होगा साफ साफ, लिखने की भी जरूरत नहीं है, खाली समझ लो। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। वो दो वर्ड कुछ भी हो सकते हैं, जैसे नाउन हो सकते हैं राम एंड श्याम, प्रोनाउन हो सकते हैं यू एंड आई, ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, दो एडजेक्टिव हो सकते हैं, शी सिंग स्वीटली एंड पोलाइटली, दो एडवर्ब हो सकते हैं। तो या तो दो वर्ड को ज्वाइन कर दे या दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर दे। अब यहाँ पे देखो, वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, वर्ब प्लस में सब्जेक्ट, दो क्लॉज हो गए, दो क्लॉज को ज्वाइन करने का काम कर कौन रहा है, ये इफ कर रहा है। क्लियर है इतनी कहानी। क्लॉज वाक्य का वो भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब हो। कितने क्लॉज हो गए, कैसे जानोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर गिन लोगे। और अगर दो क्लॉज आए तो कंजंक्शन चाहिए उनको जोड़ने के लिए, तीन क्लॉज आए तो दो कंजंक्शन चाहिए, चार क्लॉज आए तो तीन कंजंक्शन चाहिए। ये कंजंक्शन कुछ नहीं, कंजंक्शन को आप समझ लो कि गोंद है, दो चीज़ चिपकानी है तो गोंद चाहिए आपको, बीच में एक जगह गोंद लगा दोगे। अब कंजंक्शन की पोजीशन कई बार शुरू में भी होती है और कई बार बीच में भी होती है। ठीक, इतनी बात ध्यान रखना। चलो आ जाओ अगले सेंटेंस में, देखो मैंने बीच में लगाई कंजंक्शन, इसमें मैंने यहाँ लगाई बीच में। ठीक। अब फिर से वही बात, इसको भी पलट के अपन ऐसा लिख सकते थे, अगर इसमें बीच में लगानी तो ऐसा लिख देते, द एक्सीडेंट कुड हैव अवॉइडेड इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम। आपकी मर्जी है, अगर आप इस चीज़ को उठा के वहाँ ले जाओगे तो वो इफ बीच में आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंजंक्शन का काम क्या है, बस दोनों को ज्वाइन करना, चाहे आप शुरू में लगा दो चाहे बीच में लगा दो। क्लियर है जी इतनी बात। आ जाओ इसको कर लेते हैं अपन ब्रेक। हेड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अप्लाइड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। हेड अप्लाइड व्हाट, ब्रेक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। टाइम क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब इस वर्ब का देखो ऑब्जेक्ट आ गया, प्रीपोजिशन का, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका तो वर्ब से कोई लेना देना है नहीं। तो ड्राइवर को क्या बनाना चाह रहे हैं हम, ये वाला जो नाउन है जिससे पहले आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल से क्लियर हो जाता है कि ये नाउन है,
तो ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं हम, अप्लाइड वर्ब का सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट, अब ये कॉमा लगने के बाद अगला क्लॉज शुरू हो गया। इसको देखना जरा, कुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड मॉडल्स होते हैं। ठीक, सुना होगा पहले कभी, मॉडल्स नहीं सुना होगा तो ये वर्ड तो जरूर सुने होंगे। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये भी क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के काम करते हैं। जैसे बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ऐसे ये भी हेल्पिंग वर्ब भी होती हैं। बस फर्क क्या है इनके अंदर, ये हैव का अपना कोई मीनिंग नहीं है। इस सेंटेंस में हैव जब हेल्पिंग वर्ब है तो इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। जब बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होती है तब भी उसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन इनका मीनिंग होता है। कहने का मतलब, आपने सुना होगा कैन का यूज होता है एबिलिटी को दिखाने के लिए। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। ये हल्का सा मीनिंग में ऐड करता है। आई मे सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं शायद सॉल्व कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को, मे का पॉसिबिलिटी के लिए हो गया, है ना। आई शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इस क्वेश्चन सॉल्व, मुझे ये इस सवाल को सॉल्व करना चाहिए। आई मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे सवाल सॉल्व करना ही करना है। समझ में आया। तो कैन लगा रहे हो तो एबिलिटी दिखा रहे हो, मे लगा रहे हो तो पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। ऐसे ही अलग अलग मॉडल का अलग अलग मीनिंग है। क्लियर है इतनी बात। पढ़ेंगे मॉडल चैप्टर, जब अलग से पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसका अपना मीनिंग होता है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना कि हेल्पिंग वर्ब कितनी आ सकती हैं, मैक्सिमम 3 आ सकती हैं। ठीक, इसमें 3 ही हो जाएंगे अल्टीमेटली, अभी देखना, अभी तो 2 ही हैं, 1 2। ठीक, अवॉइडेड क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। और आपको पता है कि कोई भी वर्ब हो उसका सब्जेक्ट जरूर आएगा। मेरे पास नाउन एक ही बचा एक्सीडेंट, क्योंकि ये टाइम तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ब्रेक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका सब्जेक्ट हो गया। एक ही नाउन बचा पूरे सेंटेंस में एक्सीडेंट, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट किसके बनाना चाह रहे हैं हम, एक्सीडेंट को। क्लियर हो गई जी इतनी बात। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, टाइप कॉमन है, हर एक्सीडेंट को आप एक्सीडेंट ही बोलते हैं। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट्स काउंटेबल है वैसे भी, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, काउंटेबल हो गया, कॉमन हो गया। ठीक, ये ड्राइवर भी नाउन है, कॉमन है, काउंटेबल है इसलिए। ठीक है, टाइप वाइप तो अपन अब पहचाननी सीख गए, मुझे लग रहा है फेमिलियर हो गए होंगे इससे काफ़ी ज़्यादा। आ जाओ, अब इस सेंटेंस का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। मीनिंग क्या है, इफ माने अगर, अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिए होते, अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिए होते इन टाइम। इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। देखो, एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम, क्या फ़र्क है दोनों में समझना। ऑन टाइम का मतलब होता है शेड्यूल समय पे। जैसे मान लो आपका कोई पेपर है, वो 9 बजे है, तो आप कहोगे 9 बजे क्या है, ऑन टाइम, वो शेड्यूल टाइम है। और अब अगर आप 9 बजे से पहले पहुंचते हो तो वो होता है इन टाइम, समय रहते। अगर आपका पेपर है तो कितने बजे जाओगे, मान लो 9 बजे पेपर है, तो 9 बजे जाओगे कि 9 बजे से कुछ पहले जाओगे, कुछ पहले जाओगे, तो पेपर में क्या होगा, इन टाइम। समझ में आया। तो बेसिकली ऑन टाइम लगाते तो इसका मतलब एक्सीडेंट जिस टाइम हुआ वो ब्रेक पहले लगाने पड़ते हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे लगाने पड़ते हैं, उससे पहले, इसलिए क्या लिख रहा हूँ, इन टाइम। समझ में आ गई इतनी बात। समय रहते, अब समय रहते का मतलब ये भी नहीं कि 9 बजे पेपर 3 दिन पहले जाके बैठ गए तो इन टाइम लगा दो ना। मतलब क्या, इसका समय रहते, कुछ इस समय पे, मतलब इतना पहले कि कंफर्टेबली सारे काम हो जाएं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलो आ जाओ। तो अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई कर दिए होते समय रहते, तो जो एक्सीडेंट है उसको अवर्ट कर सकते थे। ये मीनिंग निकलना चाहिए, ये मीनिंग होना चाहिए। अवर्ट का मीनिंग होता है टालना। अवर्ट का मीनिंग क्या होता है, टालना, किसी चीज को टाल देना। असली मीनिंग होना क्या चाहिए था, अगर ड्राइवर समय रहते ब्रेक अप्लाई कर देता तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। ठीक, अभी क्या लिखा हुआ, अभी एक्टिव में लिखा हुआ है, अभी एक्टिव में लिखा हुआ, तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, एक्सीडेंट टाल सकता था। अब एक्सीडेंट किसी को टालेगा कि एक्सीडेंट को टाला जाएगा। समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। एक्सीडेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए वर्ब लगा रखी अवर्ट, और ये किस में लिख रखी है, एक्टिव में कि पैसिव में। बी की फॉर्म प्लस V3 तो कहीं है नहीं, तो ये एक्टिव है, तो इसका मतलब एक्सीडेंट को आपने टालने का डूअर बना दिया। एक्सीडेंट टालेगा कि एक्सीडेंट टाला जाएगा, इस वर्ब का सब्जेक्ट है एक्सीडेंट। अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा, अगर वर्ब का सब्जेक्ट जो है, अगर वो डूअर हो तो वो इस एक्टिव, अगर वो रिसीवर हो तो वो इस पैसिव। एक्सीडेंट टालेगा कि टाला जाएगा, ऑब्वियसली टाला जाएगा। अगर ड्राइवर समय रहते ब्रेक लगा देता तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। ये कुड से क्या है, वही एबिलिटी वाली फील आ रही है, कैन की पास्ट फॉर्म की तरह से यूज हुआ है यहाँ। ठीक, कैन की पास्ट फॉर्म की तरह से कुड, टाला जा सकता था। ठीक, ये एबिलिटी वाली वही फीलिंग आ रही है इससे। ठीक है,
और पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है कुड। कह लो पॉसिबिलिटी की फील आ रही है, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी तो क्या है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। अब समझना, इसको मुझे करना पैसिव। पैसिव के लिए चाहिए बी की फॉर्म प्लस V3। ये V3 तो मेरे पास है, क्योंकि हैव के बाद अगर अवॉइडेड लिखा तो V3 है। मुझे यहाँ पे बी की फॉर्म पुट करनी है। अगर हैव के बाद अभी V3 है तो बाद में भी V3 आएगी, तो फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, बीन। अगर इसको सही करना है तो क्या लगाना पड़ जाएगा, बीन। इफ द ड्राइवर हैड अप्लाइड ब्रेक्स इन टाइम द एक्सीडेंट कुड हैव बीन अवर्टेड, ऐसा करना पड़ जाएगा इसको। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो जी नेक्स्ट पे आ जाओ। इसको भी वैसे तोड़ देता हूँ भाई, है ना। चाइल्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये ए एन द आर्टिकल कई बार मैं नीचे लिखता नहीं हूँ, अंडरस्टूड सी बात है, समझ जाया करो इसको। माइट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सेव्ड क्या है, मेन वर्ब है। एक चीज़ और इधर देखना जरा, अब ये बी ने जो लिखा है भी हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब कितनी होगी, देखो 1 2 3, इस बार 3 हेल्पिंग वर्ब होगी, मैक्सिमम 3 ही आ सकती हैं। क्लियर है इतनी बात? हर एक हेल्पिंग वर्ब का अपना अलग अलग काम है, समझ रहे हो ना इतनी बात। इस कुड का काम क्या है, ये पॉसिबिलिटी वाली सेंस देना, टाला जा सकता था, ऐसा। ये पॉसिबिलिटी की सेंस देने का काम कौन कर रहा है, कुड। कुड एबिलिटी भी दिखा देता है और कुड पॉसिबिलिटी भी दिखा देता है। इसकी बात करेंगे अपन मॉडल चैप्टर में। हैव यहाँ पे दिखा रहा है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। बीन यहाँ पे पैसिव बनाने का काम कर रहा है, और ये अवर्टेड यहाँ पे मेन वर्ब है ही। तो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के अपने अलग अलग काम होते हैं। ऐसा नहीं कोई डेकोरेशन के लिए लगा दी, कभी 2 लगा लेते हैं, कभी 3, हर एक के अपने अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको, आ जाओ। अब ये माइट का मतलब क्या है, यहाँ ये पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। ये माइट क्या है, ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। मॉडल चैप्टर में पढ़ाऊंगा कि माइट भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मे भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और कुड भी पॉसिबिलिटी को दिखा सकता है। बस इसमें पॉसिबिलिटी का लेवल अलग अलग होता है। ये मैंने इसको सही करने के चक्कर में ना 2-3 बार पेन फेर के और गंदा और कर दिया। लो अब आ जाओ। तो माइट जो है बेसिकली ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। सबसे कम पॉसिबिलिटी होती है कुड में, उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है माइट में, उससे और ज़्यादा होती है मे में, वहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइट भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, सेव्ड मेन वर्ब हो गया। आ जाओ, इफ़ क्या है, कंजंक्शन अभी देखा हमने ऊपर। इफ हो गया आपका कंजंक्शन। ये डॉक्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2। हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टेकन क्या है, मेन वर्ब। इफ द डॉक्टर हैड टेकन व्हाट, केयर। ये केयर क्या है इस बार, ऑब्जेक्ट है। कौन कैसी केयर रखनी चाहिए, प्रॉपर। प्रॉपर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है जी इतनी बात? केयर वर्ब भी होता है। ही केयर्स फॉर यू, ही केयर्ड फॉर मी, ऐसा केयर वर्ब भी होता है। लेकिन क्या यहाँ वर्ब हो सकता है, सोचो। टेकन वर्ब आ चुकी है तो ये वर्ब होगा क्या, इससे पहले एडजेक्टिव लग रहा है तो ये वर्ब होगा क्या। इन 2-3 बातों से मैं क्या जान गया कि ये वर्ब नहीं, या तो नाउन है। हैड टेकन व्हाट, केयर। कैसी केयर, प्रॉपर केयर। इस सेंटेंस का मीनिंग देखो क्या है। मीनिंग सही इसका क्या होना चाहिए था, बच्चे को बचाया जा सकता था, बच्चे को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने पूरी सावधानी बरती होती। बच्चे को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने पूरी सावधानी बरती होती। मीनिंग सही वाला तो ये है, लेकिन चाइल्ड को सब्जेक्ट बना रखा है और ये लिख दिया एक्टिव में। एक्टिव में कर दोगे तो ये इसका डूअर हो जाएगा, से वर्ब का डूअर हो जाएगा, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बच्चा शायद बचा सकता था। बच्चा शायद बचा सकता था। एक्टिव लिख दोगे, चाइल्ड को सब्जेक्ट बना दोगे तो ये तो डूअर हो जाएगा सेव करने का। बच्चा शायद बचा सकता था अगर डॉक्टर ने पूरी केयर रखी थी। अब ये बच्चा बचाएगा कि बच्चा बचाया जाएगा, डॉक्टर की बातें हो रही हैं, चाइल्ड वैसे ही लिख रखा है, तो ऑब्वियसली ये बचाया जा रहा होगा, ये डूअर तो होगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसको आपको बनाना था रिसीवर। अगर रिसीवर बनाना था तो वॉइस एक्टिव लगाऊंगी, पैसिव लगानी पड़ेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे वर्ब की तीसरी फॉर्म तो है मेरे पास। अब यहाँ पे मुझे चाहिए बी की फॉर्म। अगर हैव से पहले वी की 3 है तो बाद में भी वी की 3 आएगी, तो बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बीन। द चाइल्ड माइट हैव बीन सेव्ड, बच्चे को शायद बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने पूरी सावधानी बरती होती। क्लियर हो गई इतनी बात? समझना, सब्जेक्ट डूअर, वॉइस एक्टिव, सब्जेक्ट रिसीवर, वॉइस पैसिव। अगर यहाँ ये लिख देता ना डॉक्टर हैड बीन टेकन, इसको पैसिव बनाया था तो गलत हो जाता, क्योंकि डॉक्टर केयर करने का डूअर है। सीधी बात ये देखा करो, जो वर्ब है अगर यहाँ लिखा गया सब्जेक्ट उसका काम मतलब उसका करता है, उसका डूअर है, तो वो एक्टिव आनी चाहिए। यहाँ पे एक्टिव आनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर इस काम को कर रहा है, तो एक्टिव ही लगी हुई है तो सही हो गया। ऐसे ही यहाँ पे ये ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करने का डूअर है,
एक्टिव आनी चाहिए, एक्टिव ही लगी हुई, तो ये वाला पार्ट तो सही हो गया। तो आपको देखना क्या है कि जो भी वर्ब है उसका जिसे सब्जेक्ट बना रहे हो, अगर वो डूअर है तो वो इस एक्टिव होनी चाहिए, अगर वो रिसीवर है तो वो इस पैसिव होनी चाहिए। क्लियर है जी इतनी बात? चलो जी अब आ जाओ इस पे। रोहन जम्प द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन। रोहन जम्प द ट्रैफिक लाइट एंड फाइंड बाय द पुलिसमैन, इसको समझ लो। आ जाओ, यहाँ तो पहले तो इसका मीनिंग देखे क्या है। जंप का मतलब कूदना है यहाँ पे। अब अगर जंप का मतलब कूदना लगा लोगे तो पता क्या हो गया, ये ट्रैफिक लाइट है, ये रोहन है आया अपनी बाइक पे, रोहन उड़ा दी इसने बाइक इसके ऊपर से, ऐसा हो रहा है क्या। बेसिकली जंप का मतलब यहाँ पे यार कूदना नहीं है, जंप का मतलब है यहाँ पे क्रॉस कर देना। जैसे होता है ना, कई वर्ब का जब मीनिंग चेंज होता है, कई वर्ब का जब मीनिंग चेंज होता है तो मतलब एक ही वर्ब को अलग अलग मीनिंग में यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ, क्रैक माने क्या होता है, क्रैक, क्रैक माने होता है तोड़ना, क्रैक माने क्या होता है, तोड़ना। लेकिन अगर मैं कह दूं ही क्रैक्ड अ जोक, ही क्रैक्ड अ जोक, जोक माने चुटकुला, ही क्रैक्ड अ जोक, तो इसका मीनिंग क्या होगा, उसने एक चुटकुले को तोड़ दिया, मतलब घर से हथौड़ा लाया, उसने चुटकुले पे 2-3 मारे और तोड़ दिया, ये मीनिंग है क्या। ही क्रैक्ड अ जोक का मतलब था उसने चुटकुला सुनाया था, ही क्रैक्ड अ जोक का मतलब क्या, उसने चुटकुला सुनाया था। तो क्रैक वर्ब अगर चुटकुले के लिए यूज हो तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सुनाना, है ना। तो ऐसे ही जंप वर्ब को अगर ट्रैफिक लाइट के लिए यूज कर दें तो जंप का मतलब क्या होता है, क्रॉस कर देना। जंप को अगर ट्रैफिक लाइट के लिए यूज कर दोगे तो क्या मीनिंग हो जाएगा, क्रॉस कर देना। क्लियर है? आ जाओ, तो ये रोहन क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया, जंप्ड क्या हो गया, वर्ब हो गई। रोहन जंप्ड व्हाट, क्या जंप कर दिया भाई, ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक और लाइट को भी अलग अलग करूं क्या, ट्रैफिक और लाइट को अलग अलग करें क्या, ये तो एक ही चीज का नाम है, हाँ कि ना, इनको थोड़ी अलग अलग करेंगे अपन कि ट्रैफिक को अलग लिख दें और लाइट को अलग लिख दें, एक चीज का नाम है। क्लियर हुआ? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, वैसे ट्रैफिक लाइट पूरा का पूरा क्या है, इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज का नाम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझ लेना, गोल्ड मेडल, गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन है, वैसे तो मेडल कॉमन नाउन है, लेकिन गोल्ड मेडल पूरा का पूरा क्या होगा, वो अपने आप में एक चीज है ना। आप मेडल जीत के ले आए, आपका दोस्त आपको कहे भाई एक काम कर, देखिए गोल्ड मेडल है ना, तो इसमें से मेडल मेडल तो तू रख ले और गोल्ड मुझे दे दे, ये पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं। गोल्ड मेडल उस चीज का नाम है यार। एयर कंडीशनर, एसी जिसको बोलते हो, एयर कंडीशनर, अब उसके अंदर क्या है, एयर अलग है और कंडीशनर अलग है क्या, ऐसा है क्या, एयर कंडीशनर यार उसका नाम है। क्लियर हुई इतनी बात? टेलीविजन, टेली अलग कर दूं, विजन अलग कर दूं, चलेगा क्या। तो बेसिकली है क्या, ये सारे के सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें दो नाउन इकट्ठे मिलकर एक ही नाउन का नाम है। दो नाउन साथ मिलकर जब एक ही नाउन की तरह से काम करने लग जाए तो अपन उसको क्या कह देते हैं, कंपाउंड नाउन। दो नाउन साथ मिलकर जब एक ही चीज का नाम हो जाए तो हम उसे क्या कह देंगे, कंपाउंड नाउन। क्लियर हो गया? बहुत सुने होंगे आपने, सुना जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, पूरा का पूरा। किसी कंपनी का जीएम कौन है भाई, पोस्ट का नाम हो जाता है, हाँ कि ना। आपने सुना होगा स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर, स्टेप का मतलब तो सीढ़ियाँ भी होता है, स्टेप मतलब किसी चीज़ से स्टेप में, और स्टेप और डॉटर नाउन साथ में जोड़ दिया, स्टेप डॉटर, इसका मतलब सौतेली बेटी। समझ में आ गया? दो नाउन साथ मिलकर, दो नाउन साथ मिलकर जब एक ही नाउन का नाम हो जाए तो उसे क्या कह देते हैं, कंपाउंड नाउन। ठीक है जी, पढ़ेंगे इसको भी आगे चल के। इसमें क्या है, बेसिकली आप कह सकते हो स्टेप डॉटर में स्टेप एडजेक्टिव की तरह से काम कर देता है। अब ये ट्रैफिक लाइट में ट्रैफिक एडजेक्टिव की तरह से काम कर रहा है। कौन सी लाइट भाई, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, लेजर लाइट, ठीक है, एलईडी लाइट, एलसीडी लाइट, 50 तरह से। तो बेसिकली इसके लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, एक नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव की तरह से काम करने लग जाता है, और ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, कंपाउंड नाउन। क्लियर हो गया? इसके साइड पे लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड नाउन है। ठीक है, भले ही कंपाउंड नाउन। अब इसकी टाइप वो क्या है, मतलब टाइप कौन सी के अंडर मान लो, नाउन की 5 ही टाइप है, ऐसा तो है नहीं कंपाउंड नाउन कोई टाइप है। टाइप कौन सी है, टाइप है कॉमन। कैसे, ट्रैफिक लाइट काउंटेबल है कि नहीं है, गाड़ी में जा रहे थे भाई यार 5 ट्रैफिक लाइट आ गई, पांचों की पांचों रेड मिली आज, तो गिन पा रहे हो, काउंटेबल है, काउंटेबल है तो कॉमन कलेक्टिव में से एक होगी, तो कॉमन होगी ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट्स। तो टाइप क्या होगी इसकी, टाइप होगी कॉमन। समझ में आया? वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसका काम हो गया। इसका एक नाम है, अलग से नाम, जब दो नाउन साथ मिलकर नाउन का काम करने लग जाएं तो उन्हें कह देते हैं कंपाउंड नाउन। टाइप क्या है, कॉमन। क्लियर है? एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया आपका।
एंड क्या है, कंजंक्शन है, फाइंड क्या है, वर्ब है, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, और ये पुलिसमैन क्या है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इतनी बात आ गई समझ में। अब समझना, थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि कोई ऐसी वर्ब नहीं हो सकती जिसका सब्जेक्ट ना हो। जम्ड वर्ब का तो सब्जेक्ट रोहन हो गया, इस फाइंड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सोचो जरा। फाइंड वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, वो भी रोहन ही है। एंड कंजंक्शन से जब दो वर्ब जोड़ी जाती हैं तो उनके सब्जेक्ट दो दो बार लिखने की जरूरत नहीं होती अगर सब्जेक्ट सेम ही हो। जैसे आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग, एंड आगे कुछ लिखो, रीडिंग के साथ साथ और क्या लिखोगे, रीडिंग के साथ तो कुछ और काम मत करो, ऐसे लिखो आई एम सिंगिंग एंड डांसिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग, दो वर्ब जोड़ी। अब ऐसे दो दो बार लिखूंगा, आई एम रीडिंग एंड आई एम सिंगिंग एंड आई एम डांसिंग, दो बार लिखने की जरूरत है क्या, समझना। एंड से जब दो वर्ब जोड़ोगे, एंड से जब दो वर्ब जोड़ोगे और उन दोनों का अगर सब्जेक्ट एक ही है तो उसको दो दो बार नहीं लिखते, समझना। मान लो मैं ऐसा कह दूं, रोहन इज स्मार्ट, रोहन इज स्मार्ट, अब आगे क्या लिखूं, एंड रोहन इज इंटेलिजेंट, सीधे लिख दो ना, रोहन इज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। जब एंड से दो चीजें जोड़ रहे होते हो, दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है, दो दो बार अपने को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुई इतनी बात। शॉर्ट में बात आपको क्या समझाई, एंड से जब दो वर्ब जोड़ते हो और दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है तो उसे दो दो बार नहीं लिखते, इतनी बात क्लियर है। लेकिन सब्जेक्ट हर वर्ब का होता जरूर है, ये हमने कल ही देख लिया था। तो इस फाइंड वर्ब का भी सब्जेक्ट कौन है, रोहन ही है। अब आ जाओ, एक वर्ब यहाँ पे जम्प्ड है, एक वर्ब आपकी यहाँ पे फाइंड है, दो वर्ब है, दोनों का सब्जेक्ट मेरे पास कौन है, दोनों का सब्जेक्ट रोहन ही है। अब एक काम हो रहा है ट्रैफिक लाइट को जंप करना, ये काम रोहन कर रहा है, रोहन इसका डूअर है। अगर वर्ब का सब्जेक्ट इसे बना रहे हो वो डूअर हो तो वो इस एक्टिव लगती है कि पैसिव, एक्टिव लगती है। अब ये कौन सी एक्टिव की पैसिव, एक्टिव ही लगी हुई है, ये तो हो गई सही। ठीक है, फिर से समझ लो, जंप करने का मतलब क्रॉस करना, ट्रैफिक लाइट को क्रॉस करना, क्या रोहन इसका डूअर है, हाँ जी इसका डूअर है। अगर डूअर हो तो वॉइस एक्टिव लगती है कि पैसिव, एक्टिव लगती है, एक्टिव ही लगी हुई तो सही हो गया। इधर आओ, फाइंड का मतलब क्या होता है, जुर्माना लगाना, फाइन फाइंड फाइंड, जुर्माना लगाना। अब इसका भी सब्जेक्ट हम किसे बनाए बैठे हैं, रोहन को, क्योंकि एंड कंजंक्शन में यहाँ पे सब्जेक्ट दोबारा लिखते नहीं हो लेकिन होता जरूर वही है। तो ये फाइंड वर्ब का सब्जेक्ट मैंने किसको बना दिया, रोहन को। और ये एक्टिव में लिखी हुई कि पैसिव में, अभी तो एक्टिव में लिखी हुई है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन होता है, जो डूअर होता है। तो आपने तो रोहन को इसका डूअर बना दिया, यानी रोहन ने जुर्माना लगाया था। रोहन ही ट्रैफिक लाइट जंप कर रहा है और रोहन ही जुर्माने लगा रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या। जुर्माना लगाने के काम का रोहन डूअर होगा कि रिसीवर होगा, रोहन जुर्माना लगाएगा कि रोहन पर जुर्माना लगाया जाएगा, ऑब्वियसली रोहन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये पैसिव में होना चाहिए था क्योंकि रोहन रिसीवर होना चाहिए। तो अब मुझे इस वर्ब को करना पैसिव, बताओ कैसे करें पैसिव। अब ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट में। पास्ट में तो बाद में पास्ट में रहना चाहिए। तो मुझे कर क्या देना चाहिए, ये जो वर्ब लिखी हुई है ना इसको काट के यहाँ पे पहले तो लिखो V3, जो भी ये वर्ब है उसकी V3 है, फाइन की V3 भी फाइंड होती है और V2 भी फाइंड होती है। एक काट के मैं दोबारा देखो, मैं यहाँ पे वॉज सीधा भी लिख सकता था, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे कि सर V2 कैसे लिख रहे हो वॉज के बाद, भाई V3 लिख रहा हूँ, ये V2 थी, बिना हेल्पिंग वर्ब के जो लिखी है V2 है। अब मैं जो लिख रहा हूँ ये V3 है, अब ये बनेगी V3 क्योंकि इससे पहले मैं हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा, समझ में आया। अब मुझे टेंस वही बनाना जो पहले था, पहले पास्ट था तो बाद में पास्ट ही रखना पड़ेगा। बाद में अगर मुझे पास्ट रखना है तो क्या लगाना पड़ेगा, वॉज या वर्ब में से एक लगाना पड़ेगा। रोहन सिंगुलर है तो क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। यहाँ पे आप वॉज फाइंड लिखोगे तब ये सही होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, रोहन जम्प्ड द ट्रैफिक लाइट एंड वॉज फाइंड बाय द पुलिसमैन। रोहन ने ट्रैफिक लाइट जंप की थी और उस पर जुर्माना लगाया गया था पुलिसमैन के द्वारा। क्लियर हो गई इतनी बात। अब यहाँ से दो चार बातें देखो, आज कितनी नई बातें सीखी हमने। एक तो क्लॉज नया सीख लिया है ना, एक्टिव पैसिव तो नया सीखा ही सीखा, इसके अलावा बहुत सारी हमने बातें नहीं सीखी। क्या, एंड कंजंक्शन से जब दो वर्ब जोड़ी जाती हैं तो उनके अगर सब्जेक्ट सेम हो तो दो दो बार नहीं लिखते, सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दो दो बार लिख सकते हो। जैसे आई एम इल एंड रोहन विल टेक योर क्लास, मैं बीमार हूं और रोहन तुम्हारी क्लास लेगा। आई एम इल, मैं तो बीमार हूं और रोहन तुम्हारी क्लास लेगा, तो इसमें क्या लिख दिया, आई भी लिखा और रोहन भी लिखा। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं,
आई एम इल, आई, या मैं फिट कर लेता हूँ खुद को, ठीक है, आई एम वेल नाउ, आई एम वेल नाउ एंड आई विल टेक योर क्लास टुमारो के विल टेक योर क्लास टुमारो। अब सीधा लिखोगे आई एम वेल नाउ, मैं अब ठीक हूँ, एंड विल टेक योर क्लास टुमारो। अगर दोनों वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो दो दो बार नहीं लिखते, अगर अलग अलग हैं तो लिखते हैं। जब एंड से जुड़े हो, ध्यान रखना एंड के लिए बात एप्लीकेबल है सिर्फ। जब एंड कंजंक्शन से दो वर्ब जोड़ी जाएं और दोनों के सब्जेक्ट सेम हो तो दो दो बार नहीं लिखते, वरना लिख देते हैं। इतनी बात हो गई क्लियर? चलो जी बढ़िया। अब रोहन जम्प द ट्रैफिक लाइट एंड वाज फाइंड बाय द पुलिसमैन, इनसे हमने एक्टिव पैसिव को लगाना सीख लिया। अब काफ़ी सारी बातें और भी इसके अंदर बकाए हैं अभी, कि ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव होता है, इंट्रांजिटिव का पैसिव नहीं होता, हैपनिंग वर्ब में क्या होता है। तो अभी वर्ब अभी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और रह गया है। अगला वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर वर्ब का जो पोर्शन बच गया है वो भी निपटा लेंगे, ठीक है, साथ में कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन वो भी निपटा देंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा अपन निपटा लेंगे। एक वर्ब के अंदर एक डाई ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट भी रह गया, डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं वो भी निपटा लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस अपन इतना ही रखते हैं, मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, इसको नोट कर लेना। और देखो हर लेक्चर में आप देख रहे होगे कुछ ना कुछ लेवल में थोड़ा उछाल आता जा रहा है। देखो एक चीज़ है ना, मैं क्लास के अंदर भी बहुत बार एग्जाम्पल देता हूँ, जब तक ये बेसिक चल रहा है ना तब तक ये सोचो मैं तैरना सिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भाई एक काम करो, नाक बंद करके अपनी सांस लेने की, मतलब सांस रोकने की कैपेसिटी बढ़ाओ, ये पैर थोड़े थोड़े मारना सीखो, ऐसे हाथ चलाना सीखो, ये वही काम हो रहा है तुम्हारे साथ। जैसे ही बेसिक ख़त्म होगा ना, मैं सीधा स्विमिंग पूल में धक्का दे दूंगा। उस टाइम पे अगर पहले से हाथ पैर चला रखे होंगे तो तैर जाओगे, वरना डूब जाओगे। सिंपल है। तो जितना पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट्स बनाओ, बढ़िया से साफ साफ उसको देखो, रिवाइज करो। क्लियर है इतनी बात? चलो जी एक बार इसको लिख लो, फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू, बस इतना ही, ठीक है, इसको नोट कर लो।